अब सीन कुछ समय के बाद का होता है जहाँ पर जो याबुकी था वो अपने साथियों के साथ किशिटा को मारने के लिए आ गया था और कहता है कि मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम खुद से यहाँ पर आ जाओगे और इस एग्जाम के खत्म होने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मरा हुआ देखूंगा। शो उससे कहता है कि जाओ, ये लड़ाई तुम्हारी है, इसके अंदर मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। किशिटा के अंदर से कावता माना निकल रहा था और वो गुस्से में कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो। याबुकी इसकी वजह से हैरान था और वो कहता है क्या ये पहले से मुझे कावता अलग सा महसूस हो रहा है। भले ये कावता बड़ा सा लूजर है जिसने केवल एक सिंगल एबिलिटी को अवेकन किया है, मैं इसे यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर भी आसानी से जीत सकता हूँ। और ये तो ऑब्वियसली बात है कि आखिर ये चीज किस तरीके से खत्म होने वाली है, बस ये तो मेरे समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। और वो चारों आमने सामने खड़े हुए थे। किशिटा कहता है कि तुम स्कूल टाइम से बिल्कुल भी नहीं बदले, जिसकी वजह से आज भी तुम एक काफी ज्यादा बड़े कमीने हो। ये सुनकर वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, मैं जैसे चाहूँ अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये कहकर वो जैसे जमीन पर हाथ रखता है वहाँ पर एक शील्ड आ जाती है। किशिटा अपने स्पीयर से उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो कम से कम दूसरे लोगों के लिए तो मुसीबतें खड़ी मत करो जो कि इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। और ये कहकर वो सीधे उस शील्ड से टकरा जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर निकलना चालू हो गया था और किशिटा को इस चीज की वजह से दिक्कत आ रही थी। पर जो याबुकी था वो हंसते हुए कहता है क्या तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं बस यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहूंगा और तुम्हें मेरे ऊपर हमला करने दूंगा। अगर ये माना वॉल किसी भी तरीके की फिजिकल इम्पैक्ट से टकराती है तो जो उसका माना एक्सप्लोजन एबिलिटी है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। इसी वजह से उसके अंदर हीट निकलना चालू हो गई थी। किशिटा इस चीज को सहन करते हुए कहता है कि जो ये हीट है वो कुछ जरूर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि जो मेरे हाथ है वो यहाँ पर पिघल जाएंगे। और तभी उसे सुओ की बताई हुई वो बातें याद आती हैं जहाँ पर उसने कहा था कि तुम्हें इस चीज की आदत डालनी होगी कि तुम्हें अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रखना होगा, इसलिए तुम कल से इसे अवॉइड करोगे। वो बहुत बुरी तरीके से थका हुआ था और सो उसे आगे बताता है क्योंकि अब हम लोग तुम्हारी एबिलिटी को सही तरीके से स्पीयर के ऊपर इस्तेमाल करना जान चुके हैं तो हम इसे कल से शुरू करेंगे। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी एबिलिटी को उस स्पीयर के ऊपर लगा रहा था। वो कहता है कि जैसा कि सुओ ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, मेरे पास केवल एक सिंगल शॉट है। उसने कहा था कि मुझे अपने माना को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना है, इसके बजाय मुझे केवल एक सिंगल पॉइंट को उसे पूरी तरह से कवर करना होगा। और जैसे वो करता है तो जो उसकी एबिलिटी होती है उसकी लेवल अप हो जाती है और रटियल लेवल सी से लेवल बी पर पहुंच चुका था। ये देखकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है अगर ऐसा है तो ये खाओ। और जैसे वो स्पीयर से उसके ऊपर पावरफुल शूट करता है वो कहता है कि बस केवल एक ही चांस है जो कि मुझे सिंगल हिट के अंदर मारना होगा। अब किशिटा की स्पीयर की पावर पहले से बढ़ चुकी थी और वो याबुकी की शील्ड को काफी ज्यादा आसानी से क्रैक देना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा हैरान था। और बस केवल एक और हिट देने के बाद उसकी चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। याबुकी देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था और पसीना पसीना भी। जिसके बाद जो किशिटा था वो अपने स्पीयर को घुमाते हुए उसको काफी ज्यादा जोर का एक हिट देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक सरकते हुए चला गया था। पर फिर भी वो जैसे तैसे कर अपना को संभाल लेता है और सोचता है ये चीज तो पूरी तरह से नामुमकिन है, आखिर इसने ऐसा कैसे किया। पर अचानक किशिटा फिर से उसके पीछे से आ जाता है और अपने स्पीयर से उसकी पीठ पर हिट दे मारता है। ये देखकर वो अपना को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता और सरकते हुए जाकर नीचे गिर जाता है। किशिटा ये देखकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा ताकत लगाई हुई थी। पर वो ये देखकर कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैंने इसे बहुत बुरी तरीके से पीटा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि सच में ये रियल है। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने यहाँ पर याबुकी को हरा दिया था, वो भी केवल अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए। और इसलिए वो उससे कहता है कि मैंने कर दिखाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा अच्छा था। जिसके बाद वो सो से पूछता है कि आखिर हम लोग उन मटेरियल क्यूब का क्या करने वाले हैं जो कि इनके पास है। वो कहता है कि और क्या, हम लोग उन्हें 50-50 में बांट लेंगे। पर जब वो उन्हें डिवाइड करते हैं तो सो के पास 80% होता है और किशिटा के पास केवल 20%। वो भी ये देख कर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर किस तरीके का इक्वल था, मेरे पास तो केवल 20% ही है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले तुम्हें नहीं बता दिया था, मैं तुमसे पहले ही बोल चुका था कि मैं तुम्हारे नेट इनकम का आधा हिस्सा ले लूंगा इस लेसन को सिखाने के लिए। किशिटा कहता है इसका मतलब क्या तुम पहले काफी सीरियस थे। वो कहता है कि तुम इसको भूल चुके हो, मैंने कहा था कि अगर तुम केवल कॉन्टेस्ट के बारे में सोचते हो मेरी टीचिंग से तो तुम्हारे लिए सच में इतनी भी ज्यादा कोई बुरी डील नहीं है। अब ये एग्जाम जल्दी ही खत्म होने वाला है तो आखिर तुम क्या सोच रहे हो कि यहाँ पर तुम थोड़ा बहुत हंट करोगे। वो कहता है कि अगर ये चीज मेरे लिए पॉसिबल होती तो मैं पहले ये सब कर रहा होता। केवल एक ही एक ऐसा इंसान है जो कि बचे हुए 12 मिनट के अंदर ऐसा कुछ कर सकता है, वो कि केवल तुम हो। सो उससे कहता है कि चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तुम्हारा नंबर दो। मैंने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं तुम्हें कभी भी कॉन्टेक्ट करता हूँ तो उड़ते हुए मेरे पास आ जाना और जो हमारे बीच में डील हुई थी वो एक सीक्रेट रहेगी। ये सुनकर किशिटा कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। वो कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर किशिटा कहता है कि रुक जाओ, अभी भी तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। पर वो कहता है कि यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि चीज को मैनेज कर सकते हैं तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा। जिसके बाद वो शुओ को बहुत बहुत शुक्रिया करता है क्योंकि उसने यहाँ पर उसकी जान बचाई थी और यहाँ तक उसे कुछ सिखाया भी था। ये सुनकर वो अपना हाथ उठाते हुए वहाँ पर जो गेट होता है वहाँ से बाहर निकल जाता है। शुओ सोचता है कि जैसा कि किशिटा था ऐसे और भी कई सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जितने ज्यादा लोग हो सके मुझे उन सभी को इकट्ठा करना होगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी एक न्यू गिल्ड को बना सकूं। पर अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अभी मैं केवल एक सी रैंक का गिल्ड ही बना सकता हूँ, इसलिए जितना ज्यादा जल्दी
जल्दी हो सके मुझे अपनी रैंक को इंक्रीज करना होगा। पर वो ये सब सोच ही रहा था, पर अचानक ही उसके सामने एक लड़की आ जाती है। पर हमें इसके बारे में पता है कि ये ओकी है, जो कि अपना फेस कवर करके उसके सामने आ गई थी। पर सुओ काफी कंफ्यूज था कि आखिर ये कौन है और वो उसे क्यों देख रही थी। पर वो उसके ऊपर ध्यान न देते हुए वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि तुम किसी गलत आदमी के सामने आ गई हो। वो कहती है कि रुक जाओ, पर अभी तो मैंने एक शब्द तक नहीं कहा है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे से मुझसे कोई काम है। वो कहती है कि हाँ, एक पर्सनल काम है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम टॉप पर आ पाओगे और न ही पास हो पाओगे बिना किसी फॉर्मेलिटी के, और तुम अचानक इस तरीके से गायब होना चाहते हो। और इसके अलावा तुमने इमरजेंसी पोर्टल का इस्तेमाल किया जिससे तुम सिटी के बीच में आ सको। इसलिए शो चलो हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। पर फिर वो उसे मॉल के अंदर लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे नए नए कपड़े पहनाती है और वहाँ पर उसे कोट पहनाने के बाद वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जहाँ वो कहती है कि ये तुम पर काफी ज्यादा सूट करता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे किसी इंसान के लिए ये काफी ज्यादा सूट करता है, जिसकी स्पेशलिटी स्पीड होती है कॉम्बैट के अंदर। और यहाँ पर कई सारे स्टेमिना रिकवरी के आइटम्स भी हैं, लेगिंग्स और एक बेल्ट, और इसके अलावा तुम्हें कई सारे पॉकेट आइटम्स भी चाहिए। सो ये सब देखते हुए कहता है कि जैसा कि डबल एस रैंक से उम्मीद करनी चाहिए थी, यहाँ पर जितने भी आइटम्स है वो सभी टॉप ग्रेड के हैं। इसलिए वो कहता है कि मुझे नहीं पता क्या करता हूँ यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही हो, वे सब की वजह से जो मेरी फीलिंग्स है वो यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली। ओकी कहती है कि तुम्हें इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जिस करियर की तुम इच्छा करते हो एज अ हंटर, मैं उसमें तुमसे काफी ज्यादा ऊपर हूँ। और ऐसा हमेशा नहीं होता कि अचानक ही किसी डंजन के अंदर कुछ भी हो जाए। इसी वजह जो फेवर्स है वो मेरे दिमाग के अंदर चेंज हो चुके हैं, और इसके अलावा जो पैसा है वो एक रिवॉर्ड की तरह है जो कि तुमने फ्लड में मेरे यहाँ पर मदद करी थी। इसी वजह से तुम्हें इसे किसी फेवर की तरह नहीं देखना चाहिए। सो कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पर जरा सा भी होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तब उसका ध्यान वहाँ पर मटेरियल्स कॉर्नर पर जाता है। ये देखकर वो कहता है यानी ये लोग यहाँ पर मटेरियल्स को भी बेचते हैं। वो कहती है कि बिल्कुल, पर मटेरियल्स को हैंडल करना केवल एक्सपर्ट्स का काम है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि सुओ ने वहाँ पर दो से ज्यादा बैग भरे हुए थे जिनके अंदर मटेरियल्स थे, जिनको देखते हुए वो कहता है मुझे लगता है कि ये काफी होंगे सोल बिल जैसा ही कुछ बनाने के लिए। पर जो उसका बिल था वो ये देखने के बाद ओकी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर वो जैसे लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो वो कहता है कि तुम काफी लंबे समय से शांत हो। वो कहती है कि बस तुम्हारी एक इमेजिनेशन है, असल में तो जो मटेरियल्स का कॉस्ट था उसको देखकर उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। अब जिसके बाद ओकी अपने सीधे मेन पॉइंट पर आ जाती है और कहती है कि ये मेरा फॉर्मल प्रपोजल है कि सुओ हमारे बैन गिल्ड को यहाँ पर ज्वाइन कर लो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ जैसा ट्रीटमेंट मुझे मिलता है वैसा ही तुम्हें भी दिया जाएगा। पर वो तुरंत ही उसके मुंह पर मना कर देता है। सच में ये तो काफी ज्यादा घंघोर बेइज्जती है। वो कहती कि प्लीज इस तरीके से तो कम मेरे मुंह पे बेइज्जती मत करो, इस तरीके से मना कर कम से कम मुझे इसके लिए वजह तो बताने दो। वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी वजह नहीं है, असल बात यह है कि मुझे किसी और के नीचे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती है कि ठीक है अगर ऐसा है तो मैं अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर चेंज करती हूँ, प्लीज एक और बार मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मैं उस सेशन को फिर से महसूस करना चाहती हूँ जो कि पहले मैंने करी थी। ये सुनकर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा आगे क्यों बढ़ रही हो, क्या तुम पहले से ही जापान की टॉप हंटर नहीं हो। वो कहती है कि मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ, और ऐसे कई सारे लोग जो कि मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मैं और भी ज्यादा परिणाम दिखाऊंगी, और इसी वजह से मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हूँ। और ये कहते हुए वो सो के सामने अपना कन्फेशन दे रही थी। सो ये सुनने के बाद उससे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, इसलिए मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। इसके अलावा मैं सच में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि जो जापान का नंबर 1 है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो उसे अपने जिम के अंदर लेकर आ जाती है जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा मैसिव था और काफी ज्यादा बड़ी जगह पर बना हुआ है। और ओकी बताती है कि ये उसका पर्सनल जिम है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी जगह पे बना हुआ है और सच में काफी ज्यादा शांत जगह है। इसी वजह से वो यहाँ पर जैसे भी प्रैक्टिस करना चाहे यहाँ पर कर सकती है। सो उसको देखने के बाद कहता है कि तुमने अपना वेपन यहाँ पर चेंज कर लिया। वो कहती है कि हाँ जो दूसरा था वो असल में उसी समय पर वहाँ पर तबाह हो गया था। पर फिर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है मुझे लगता है कि यही अच्छा होगा कि मैं अपने मानव को यहाँ पर होल्ड बैक करूँ। पर वो कहता है कि नहीं, जैसे तुम चाहे उसे वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ जरूर कहोगे। फिर वो तैयार हो जाती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती तो चलो ठीक है इसके लिए तैयार हो जाओ। और फिर अचानक सुओ के ऊपर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और अपने बड़े से स्पीयर से सुओ के ऊपर हमला करना चालू कर देती है। पर सु अपने माना का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा आसानी से उसको रोक लेता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है जब वो दोनों एक दूसरे से स्पा कर रहे थे। सु ओकी को पीछे की तरफ धकेल देता है क्योंकि वो उस चीज को समझ नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो अपनी तलवार को घुमाते हुए ये देखकर कहता है कि उसका जो माना कंट्रोल है वो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, और जो यहाँ पर वो लड़ाई लड़ रही है उसके अंदर केवल अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर रही है। सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रही थी और वो फिर से सुओ के सामने अटैक करने के लिए आ रही थी। जिसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। जिसके बाद ओके फिर से सुओ के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है और अचानक अपने स्पीयर को गोल घुमाते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर सो जल्दी से साइड में होकर उससे बच जाता है और वो इस चीज को महसूस करता है कि ओके अचानक ही अपने स्पीयर को गोल गोल घुमाती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक विंड प्रेशर बनता है। पर जो सुओ था वो जल्दी से इसे बचने के लिए पीछे की तरफ कूद गया था जिसकी वजह जो उसका अटैक था वो यहाँ पर रह गया था। पर जो इलेक्ट्रिसिटी से उसका पीछा कर रही थी सो ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद वो एक ओपनिंग देखकर ओकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ओकी भी देख
इससे पीछे की तरफ हटने की कोशिश करती है तो ये देखकर वो सच में काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि वो अटैक जब उसको लगने वाला था। पर अचानक ही वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो देखकर सो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और वो महसूस करता है कि वहाँ पे एक माना का वॉल है या फिर कहना चाहिए माना बैरियर। वो कहता है कि इसकी डेंसिटी कुछ जरूरत से ज्यादा ही है कि जो मेरी तलवार है वो उसको यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ओकी कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में एक F क्लास के हो। वो भी उस अटैक से बचते हुए कहता है कि पेपर्स पे हाँ बिल्कुल। फिर वो अपनी तलवार को नीचे गिराते हुए कहता है लगता है कि अब समय आ गया कि मुझे पिक्चर को यहाँ पर क्लियर करना होगा, वरना ये लड़ाई इतनी ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होने वाली। ये देखकर ओकी को लगता है कि वो यहाँ पर सरेंडर कर रहा है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर मैं एक तलवार को इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मेरे बारे में इतना ज्यादा बुरी तरीके से मत सोचा करो। और फिर जो उसका माना होता है वो बढ़कर 70 पर आ चुका था। ये देखकर मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि सच में उसके लेवल्स बढ़ चुके हैं। इसका मतलब अब यही है कि मैं तुम्हें समझ चुका हूँ। जिसके बाद वो अचानक ओकी के सामने खाली हाथ आगे बढ़ना चालू कर देता है। ये देखकर ओकी अपने स्पीयर को घुमाते हुए अपने जो स्टैटिक्स होते हैं पूरे में फैलाना चालू कर देती है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी ज्यादा आसानी से मुझे इस डिस्टेंस को यहाँ पर क्लोज वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी ज्यादा आसानी से मुझे इस डिस्टेंस को यहाँ पर कवर करने देगी। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि अब ये मेरे रास्ते में आएंगे। पर जितने भी अटैक्स होते हैं वो सभी को डॉज करते हुए तेजी से धीरे धीरे कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और अचानक ही वो एक इलेक्ट्रिक शॉक को अपने हाथ से पकड़ लेता है। ये देखकर ओकी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है, किसने अपने नंगे हाथों से मेरे इस लाइटनिंग को पकड़ लिया। पर वो उसे पकड़कर वहाँ पर गोल गोल घूमना चालू कर देता है। ये देखकर वो कहती है कि अगर ये किस तरीके की बकवास है। सच में वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। पर अचानक ही शो वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक ही उसके साइड में आ जाता है। ये देखकर ओकी काफी हैरान हो जाती है और वो सोचता है कि वो टेक्निक जो कि उसने मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे सिखाई थी। और ये कहते हुए अपने हाथ से उसके कमर के ऊपर हाथ रखता है और उसके ऊपर माना को फ्लो करना चालू कर देता है और आगे कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं उसी को उसके ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूँ। और इस टेक्निक का नाम परमिटिंग पाम था। जैसे इसका फ्लो उसके ऊपर टकराता है वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट होता है, जिसका जो ओकी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है। पर अचानक ही सीन ब्लैंक हो गया था, जहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, यानी ओकी की तारीफ कर रहे थे कि उसने यहाँ पर अपने अवेकनिंग में चार एबिलिटीज को अवेकन किया है। इसकी वजह से वो आगे चलकर जापान को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ तक वो केवल टैलेंटेड ही नहीं है, वो देखने में भी काफी ज्यादा अच्छी है और साथ ही उसके ग्रेड के लिए वो सच में काफी ज्यादा मैच्योर है और वो हमेशा इस फ्लड्स के अंदर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इसी वजह से हमें लगता है कि हमें उसकी रैंक बढ़ाकर ऐसा कर देनी चाहिए। और आगे वो लोग ओकी से कहते हैं कि हम लोग इसी तरीके से चाहेंगे कि तुम आगे चलकर ऐसे ही काम करो। ये सुनकर वो खुश होते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसा कि मुझे लगा था ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं तो बस इतना ही सोचती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है तो जो उसका ड्राइवर था वो उससे कहता है कि आज से 3 दिन के बाद आपको मिशन लेने के लिए जाना होगा, इसलिए क्यों ना आज अभी चलकर आप आराम करें। वो कहती कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे घर रहकर थोड़ा सा आराम करना चाहिए। पर वहीं उसे पीछे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पर 4 लोग हंसी मजाक कर रहे थे। ये देखकर ओ के पीछे की तरफ देखते तो वहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियां थे जो कि एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। पर अचानक ओकी को देखकर काफी हैरानी होती है और वो लोगों के बीच में अपने आप को देख रही थी, क्योंकि वो एक हंटर बनने की वजह से इस लाइफ को पूरी तरह से मिस कर रही थी। उसको इस तरीके से स्पेस आउट होता हुआ देखकर उसका ड्राइवर पूछता है कि कुछ हुआ है। वो कहती कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, प्लीज मुझे जो फ्लड है वहाँ पर लेकर चलो। पर फिर सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर शो से वो पूछती है कि मैं हार चुकी हूँ। वो कहता है कि हाँ। ये सुनकर वो कहती है कि जैसा मुझे लगा था, पर सच में तुमने तो मेरे एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर दिया है, सच में तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। वो कहता है कि सारी चीजें केवल तुम्हारे ऊपर है, तो तुम्हें क्या सच में इस तरीके से उम्मीद रखनी चाहिए। वो कहती है कि यहाँ पर मुझे सुनाने के लिए किसी ने भी नहीं कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री ने मेरे कंधों पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्रेशर दिया हुआ है, इसी वजह से ऐसा हो गया। वो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर तुम वो नहीं हो जो कि खुद ये चाहती हो कि इतना प्रेशर तुम्हारे ऊपर डाला जाए। और ओकी की आंखों से इसकी वजह से आंसू आने चालू हो गए थे। इसलिए सो उसको समझाते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कितना प्रेशर तुम्हारे ऊपर है, चीजें वैसे ही होंगी जैसा कि उनको होना होगा। मुझे गलत मत समझना, पर मैं तुम्हारी एक्टिविटीज के लिए पूरे सपोर्टिव हूँ। ये सुनकर वो कहती है अगर ऐसा है तो मुझे सिखाओ कि आखिर तुम्हारे स्ट्रेंथ का सीक्रेट क्या है। सो कहता है कि ठीक है, और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि पर मेरी केवल एक ही शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक डंजन के अंदर किशिडा को दिखाया जाता है, जो कि किसी के अटैक को ब्लॉक कर रहा था। जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करता है और हमें उसके सामने एक गॉब्लिन दिखाया जाता है। वो गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपने शील्ड से उसे धकाता है, जिसके बाद अपना स्पीयर उसकी छाती के आर पार ले जाकर उसे यहाँ पर खत्म कर देता है और फिर अपने शील्ड से उसके ऊपर आखिरी ब्लो करते हुए उसे यहाँ पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो शो से कहता है कि देखो मैंने इस एरिया को यहाँ पर खत्म कर दिया है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, पर जो किशिडा था वो कहता है कि पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जगह को मैंने पहले भी कभी देखा है। वो कहता है कि जरूर तुम यहाँ पे चीजों को इमेजिन कर रहे हो, और साथ ही वो अपने मोबाइल में कुछ करने में लगा हुआ था। फिर हमें बताया जाता है कि उसे यहाँ पर टारगेट शील्ड मिली थी, जो कि सो ने उसको दी थी। इसी वजह से वो सच में काफी ज्यादा खुश था, और जो उसका सब टैंक टाइटल था वो उसे यहाँ पे मिल गया था। ये देखकर वो कहता है कि टैंक पर ये कोई जरूरत से ज्यादा जल्दी नहीं है। शो कहता है कि मैंने तुम्हें ये रोल तुम्हारी एबिलिटीज के ऊपर दिया है, सो कंप्लेंट करना बंद करो। वो कहता है कि ठीक है, अगर
अगर मैं एक टैंक हो तो मुझे आगे जाना होगा। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। सो देखकर कहता है कि ये सच में काफी अच्छा है कि ये टैलेंटेड है, और अब मैंने ओकी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसको पूरा सेटल कर लिया है। अब मेरे पास जितना भी समय बचा है उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे जल्दी से जल्दी रैंक 3 पर पहुंचना होगा, जिससे मैं एक गिल्ड को बना सकूं। और अब यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी मेरी पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन थी उन सभी को इकट्ठा कर सकूं। और अचानक ही उसके सामने से जो किशिडा था वो गायब हो जाता है, पर अचानक ही उसके सामने एक अजीब तरीके की लाइट आ जाती है। ये देखकर किशिडा काफी ज्यादा घबरा गया था और शो उसे देखकर कहता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। किशिडा काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि वो और सामने की तरफ इशारा करता है तो हमें उसके सामने एक अजीब तरीके का मॉन्स्टर दिखाया गया था, जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी अनडेड की तरह हो। और हमें पता चलता है कि असल में ये किसी इंसान की लाश थी। सो उसको देखकर कहता है कि ये तो एक टैंक है। किशिडा उससे पूछता है कि तुम इसके बारे में बता सकते हो, तो वो सोचते हुए कहता है कि हाँ, भले इसके अंदर से काफी ज्यादा कमी क्यों ना हो, पर मैं मना को महसूस कर सकता हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि इस तरफ, और वो दोनों आगे बढ़ना चालू करते हैं। और जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो ये देखकर वो कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, और लोगों के सामने हमें कई सारी लाशें दिखाई गई थी। किशिडा ये देखकर कहता है कि ये किसी मॉन्स्टर का काम है जो कि सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो सोचता है कि उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। सबसे पहले हिलर को मारा गया, जिससे पहले कि वो अटैकर और टैंकर तक पहुंच सके। ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम एक ई रैंक के डंजन के किसी मॉन्स्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। जरूर ये काम किसी और दूसरे हंटर का है, एक हंटर का। किशिडा ये सुनकर कहता है कि एक हंटर, इसका मतलब जो बॉस रूम हम लोगों के सामने है। और ये सोचकर जैसे वो लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग ऐसी कई सारी चीजों को देखते हैं जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे एक गद्दा पड़ा हुआ था, कई सारी खाने की चीजें थी और कई सारी बॉटल्स भी थी। ये देखकर वो कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर कोई रह रहा हो। किशिडा भी कहता है, देखकर लगता है कि ये किसी तरीके का हाइड आउट है। सो कहता है कि यहाँ तक उन लोगों ने कई सारे लोगों का खून किया है। जरूर जहाँ पर जो रहता है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगा। जरूर जो इंसान यहाँ पर रहता है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और अचानक ही उसे माना का फ्लो होना महसूस हो जाता है और वो सोचता है कि वो लोग यहाँ पर उनके हाइड आउट के एक्सपोज होने से पहले ही भाग गए, क्योंकि जो उनका माना है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। किशिडा कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस डंजन के अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है। मुझे मेरे बैड लक के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। तो शिव उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पे किस तरीके की बैड लक की बात कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने लकी हम लोग हैं उतना लकी तो कोई और हो ही नहीं सकता। और फिर वो अपने एग्जीक्यूशनर की एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए सोचता है कि अब समय आ चुका है कि आखिरकार मैं अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकूं। जिसके बाद शिव और किशिडा उन डेड बॉडीज के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद एम्बुलेंस में उनको लेकर जाया जाता है। और वहाँ पर सेकंड यूनिट का जो बॉडी डिस्पोजल यूनिट का जो लीडर था, उसका नाम कैंग है, वो वहाँ पर था। वो सुअर से कहता है कि तुमसे लंबे समय के बाद मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि हम लोग इस तरीके से मिलेंगे, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि लगता है कि अब तुम अवेकन हो चुके हो। सो कहता है कि तुम केवल देखकर ही इसके बारे में बता सकते हो। वो कहता है कि तो मेरे करियर का एक पार्ट है, तो तुम इसके बारे में ऐसा कह सकते हो। और क्योंकि तुम वहाँ के आई विटनेस हो, इसलिए सारी चीजें तुम जहाँ पे जो पावर ऑफ इंचार्ज है उसको बता देना। मुझे यहाँ पर दूसरे काम है जो कि अटेंड करने हैं, इसलिए वो मेजर से कहता है कि मैं सारी चीजें आपके हाथ पर छोड़ता हूँ। और हमें उसके पीछे से एक औरत आती हुई दिखाई देती है, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ रही थी। और वो उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतने आराम से मुझे ये हैंड ओवर कर दिया। सो ये सुनकर कहता है कि मेजर। और फिर जब वो डेड बॉडीज वहाँ से चली जाती है, मेजर उनसे कहती है इसका मतलब तुम वो पहले आई विटनेस हो जिनका नाम किशिडा और शो है। और वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम काओरू टाचिबाना है और मैं हंटर कंट्रोल यूनिट से हूँ। वो पूछती है कि केवल पार्टी तुम दोनों की ही है। वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि तुमने वहाँ पर कुछ ऐसा सस्पिशियस सा नोटिस किया या फिर कुछ अजीब सा। सो वो कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, ये पहली बार है। वो कहती है कि क्लास ए के डंजन के अंदर ऐसा कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, इसलिए तो मुझे ये याद दिला दिया कि जब एक हंटर हुआ करती थी। शो कहता है कि मैं आपका बिजनेस कार्ड ले सकता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हंट करने के लिए आए हैं, तो हमारा समय भी यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। ये सुनकर वो उसे कार्ड दे देती है, इसलिए शो उसे कहता है कि आपके अप्रिशिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उस मार्क को देखकर शो सोचता है कि जब एक स्कैवेंजर था मैंने ये देखा था, यानी ये हंटर कंट्रोल यूनिट का है। और क्योंकि जो ये इंसिडेंट है वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सीरियस है, इस वजह से मिलिट्री भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। जिसके बाद अब वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और सो उन लोगों की बातें सुन रहा था। जिसके बाद टाचिबाना वहां से जाते हुए कहती है कि इस चीज को याद रखना, अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा याद आता है तो मुझे कॉल जरूर करना। वो उसका कार्ड रखते हुए कहता है कि ठीक है, मैं याद रखूंगा। सो सोचता है कि ऐसे हंटर जो कि दूसरे हंटर्स को हंट करते हैं, वो लोग तो बड़ी मुश्किल से अपने माना को लीक होने देते होंगे, और इसी वजह से काफी ज्यादा स्किल्ड हंटर्स शेडोज के अंदर ऑपरेट होते हैं, इसलिए हमें काफी ज्यादा जल्दी करनी होगी। जिसके बाद शो कहीं जाने लग जाता है। किशिडा से पूछता है कि हम लोग इसको यहाँ पर कंप्लीट नहीं करने वाले, तो वो कहता है कि आज के लिए तुम कुछ आराम करो। जिसके बाद हमें सिटी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। और जो छुओ था वो आसपास घूमते हुए किसी चीज को नोटिस कर रहा था। उसे वहाँ पर डार्क माना फैला हुआ दिखता है, जो देखकर वो कहता है यानी तुम भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हो, ये सच में काफी ज्यादा पिटी है। और वो घूमते हुए एम्परर मोटल के सामने आ गया था। और अब जैसे ही वो उस मोटल के अंदर आ जाता है, घूमते हुए उसे एक रूम दिखता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क माना निकल रहा था। वो कहता है लगता है कि वो यहीं पर है, पर जैसे ही उसको खटखटाने के बारे में सोचता है, वो आसपास देखकर अपनी तलवार को उसके लॉक के अंदर धंसा देता है
और एक ही बार में उसे यहाँ पर तोड़ देता है। इसकी वजह जो आदमी था वो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। सो भी इस चीज को समझ चुका था और जैसे वो दरवाजा खोलता है उसे खिड़की टूटने की आवाज आती है क्योंकि वो आदमी वहाँ से भाग गया था। वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो ऊपर वो आदमी काफी ज्यादा तेजी से दीवारों पर जंप करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। सो ये देखने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करता और जल्दी से उसका पीछा करना चालू कर देता है और केवल कुछ ही देर की भागम भाग के बाद वो उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था और वो आदमी वहाँ पर आगे चलकर रुक जाता है। वो सो को देखकर काफी गुस्से में आ रहा था और जो सो था वो भी उसके सामने आ गया था। वो आदमी गुस्से में कहता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम एसोसिएशन से हो या फिर मिलिट्री से। सो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सरेंडर कर देते हो तो तुम अपने लिए चीजों को आसान करोगे, पर वो आदमी अपने चाकू को निकालते हुए कहता है कि एक हीरो को तुम अरेस्ट करो। ये तो सच में काफी ज्यादा बुरा है पर मेरे यहाँ पर जरा से भी इंटेंशन नहीं है, बस अब मुझे यहाँ पर एक ही चीज करनी है कि तुम्हें यहाँ पर खत्म करना है। और ये कहकर वो काफी गुस्से के साथ सो के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। जंप करते हुए जैसे वो नीचे आता है सो उसको देख लेता है और वो गुस्से में हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर देख सकते हो। पर सो बड़े ही आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ पर वो आगे कह रहा था कि केवल एक स्ट्राइक के अंदर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, पर वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सो अचानक उसके पीछे आ गया था और वो जल्दी से अपने पैर को घुमाते हुए उसे आराम से जमीन के अंदर धसा देता है। जिसके बाद वो बिल्कुल किसी पुलिस वाले की तरह उसको पीछे की तरफ से पकड़कर जैसे कि वो उसे अरेस्ट करने वाला हो वहाँ पर जमीन पर लगा देता है और फिर बिल्कुल किसी पुलिस वाले की तरह उसे आराम से पकड़ लेता है। ये देखकर वो आदमी गुस्से में उसको गालियां देना चालू कर देता है, पर सो बोलता है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं कि जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आखिर तुम डंजन में क्यों रह रहे थे, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, आखिर तुम्हारी उम्र क्या है और आखिर तुम्हारे दोस्त कौन कौन है। ये सुनकर वो आदमी भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या तुम उन लोगों से जुड़े हुए हो जिन लोगों को मैंने मारा था या फिर कुछ ऐसा ही। वो सारे के सारे बहुत बड़े बेवकूफ थे, हम लोगों ने बस केवल कुछ कीड़ों को ही मारा है, तो आगे इससे दिक्कत ही क्या है और तुम केवल उनको जस्टिस लॉ के साथ ही दे पाओगे, इसलिए इस तरीके से एक्टिंग करना बंद करो कि तुम कोई ब्लैकमेलर हो। अगर तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो तो जल्दी से आकर कर लो। पर सो ये सुनने के बाद काफी गुस्से में उसे आगे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें केवल खाली में डरा रहा हूँ और तुम ऐसे ही सब कुछ करते रहोगे जैसा कि तुम अब तक करते आए हो। और ये कहकर वो अचानक ही उसे गले से पकड़ता है। वो आदमी भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और सो कहता है कि अब ये मत सोचना कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी किसी नियम या फिर किसी कानून से जज नहीं करने वाला हूँ। और ये कहकर उसे बहुत बुरी तरीके से उठाकर फिर से जमीन के ऊपर पटक देता है। इसकी वजह से उसकी हड्डी पसलियां बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी और वो वहाँ पर जाकर मारा जाता है। सो को नोटिफिकेशन आती है कि उसकी लेवल अप हो चुकी है। सो ये देखकर कहता है कि केवल मैंने एक इंसान को मारा और मेरी लेवल अप हो गई, और इसके अलावा उसे यहाँ पर एक और स्किल मिल चुका था, सुपर एनहेंसमेंट, जो कि एस ऑप्टेन था। वो कहता है कि मुझे एक न्यू एबिलिटी भी मिल चुकी है और उसे याद आता है कि अगर वो कर्मा को इनहेरिट करेगा तो उसकी वजह से उसकी पावर यहाँ पर बढ़ेगी। सो इसके बारे में जानकर कहता है कि अच्छा यानी इस तरीके से है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। और वो सोचता है यानी जो इनहेरिट के टर्म है एग्जीक्यूशनर एबिलिटीज के साथ वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स के ऊपर भी काम करते हैं या फिर ये उन लोगों को रेफर कर रहा है जिनके पास हंटर्स की एबिलिटी है पर वो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पर सब के अलावा ये सच में काफी ज्यादा अच्छा तरीका है लेवल अप करने का, और ये चीज तो साफ है कि जो ये सिस्टम है वो मुझे यहाँ पर बचा रहा है। और सो इस सब के बारे में सोचकर अपने पैनल के अंदर देख ही रहा था, पर अचानक उस आदमी का फोन बजता है। पर जैसे ही वो उसका फोन उठाता है तो वहाँ से एक आदमी गाली देना चालू करता है और उससे कहता है कि जो कंट्रोल यूनिट है वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और यहाँ तक तुम एक फोन तक नहीं उठा रहे, पर जो एक्स डे है वो काफी ज्यादा जल्दी आने वाला है, इसलिए पकड़े मत जाना। सो ये सुनकर मुस्कुराने लगा था और वो आदमी कहता है कि अगर तुम कौन हो। सो कहता है कि एक न्यू फॉर्मल ग्रुप जो कि एक छोटे से स्मॉल फ्राई के पीछे पड़ा है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम ये क्या कह रहे हो। सो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो वो भी इस तरीके के क्रिमिनल्स को यहाँ पर इन्वॉल्व कर। वो कहता है कि तुम अपनी जान की जरा से भी वैल्यू है तो अपनी बकवास करना बंद करो। सो कहता है लगता है कि मैं एक सही इंसान के पास हूँ जिसके पास काफी ज्यादा पैसा है, तो क्या तुम वो एक्स डे कब है मुझे बता सकते हो। वो कहता है कि कमीने मुझे बस तुम्हें ढूंढने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले सो उस फोन को तोड़कर तबाह कर देता है। जिसके बाद सो उस कार्ड को देखते हुए टाचिबाना के बारे में सोच रहा था और कहता है मुझे लगता है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर्स का शुक्रिया करना चाहिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी ज्यादा बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक आदमी काफी ज्यादा गुस्से के ऊपर टेबल पे हाथ मारता है और उसको चकनाचूर कर देता है। उसके साइड में खड़ा हुआ आदमी उससे कहता है कि आप ठीक है कैप्टन। वो कहता है कि उन लोगों ने माकी को पकड़ लिया। वो कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि उन लोगों के पास हम लोगों के पास पहुंचने तक की लीड है, पर उनका जो कैप्टन था वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, और इसके अलावा देख के ऐसा भी नहीं लगता कि वो कंट्रोल यूनिट से भी है। साथ ही वो सोचता है कि अगर उन लोगों ने माकी को पकड़ लिया है इसका मतलब जो दुश्मन है वो भी एक हंटर है, पर आखिर एक छोटा सा हंटर जो कि स्टेट के साथ भी इन्वॉल्व नहीं है आखिर वो हम लोगों को क्यों हराना चाहता है। और हम इसके बारे में पता चलता है कि ए रैंक का हंटर है और इसका नाम रियूजी है। और वो आगे कहता है कि हम लोगों ने इसी तरीके से बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है, अब समय आ चुका है अपने अगले फेज का, इसलिए मैं उस इंसान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद से शिफ्ट होकर हमें टेंटेओग स्पेशल प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। अंदर टाचिबाना अपने असिस्टेंट के साथ अंदर जा रही थी, जहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर सांस लेने में भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपको ऐसा नहीं लगता। वो कहती है कि ये सब इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर एक मेंटल जैमर लगा हुआ है जो कि
यहाँ पर जितने भी हंटर्स है उनकी एबिलिटीज को यहाँ पर पूरी तरह खत्म जैसा कर देता है। ए रैंक या फिर उनके नीचे के जितने भी हंटर्स है उनकी एबिलिटीज अंदर आने के बाद पूरी तरह खत्म सी हो जाती है, और जो एस रैंक्स होते हैं उनकी एबिलिटी आधे से भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि आखिर ऐसी किसी जगह पर आप यहाँ पर किससे मिलना चाहती हैं। टाचिबाना कहती है कि तुम्हें भी उस आदमी के बारे में पता है। वो कहता है कि मैं एक ऐसे क्रिमिनल को जानता हूँ जो कि एक ऐसी जगह पर कैद है, पर जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो वो आदमी उसको देखकर हंसना चालू कर देता है और टाचिबाना कहती है यानी तुम इसे जानते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अवेयर हूँ। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि काफी लंबे समय हो गया कैप्टन टाचिबाना, ऐसा लगता है कि अब तुम एक मेजर बन चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि कंट्रोल यूनिट का एक इंस्ट्रक्टर हुआ करता था, एक फॉर्मल हंटर, और इसका नाम यूसाकू है। यूसाकू कहता है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा अच्छी चीज नहीं है कि जो हंटर है कुछ जरूरत से ज्यादा तेजी से प्रमोट होते हैं। वो कहती है कि तुमने बीते हुए 8 सालों के अंदर सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही शब्दों को बर्बाद किया है, और वो तुम ही थे जिन इन कड़ियों के बारे में मुझे बताया था। इसलिए मैं सच में इस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी अगर तुम इस तरीके की फालतू चिट चैट करना बंद करो। वो कहता है तुम तो पहले से ही काफी ज्यादा फुल फ्लेज्ड एक्सपर्ट हो। पर तभी टाचिबाना उसके सामने 2 फोटोज डालते हुए यूजी के बारे में पूछते हुए कहती है एक ऐसा इंसान जो कि क्लासरूम जो कि तुमने स्टार्ट करी थी उसका एक साथी था, और उसने एक स्पेशलाइज्ड क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को चालू किया है, और ऐसा लगता है कि उसमें तुम जरूर उसके साथ कॉर्पोरेट कर रहे हो। ये सुनकर यूसाको मुस्कुराते हुए कहता है कि यूजी, इस नाम ने तो मुझे फिर से अपने पास्ट में पहुंचा दिया। यानी तुम मुझसे ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मैं पीछे से उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, ये सब के बाद भी कि मैंने उसे काफी लंबे समय से टच तक नहीं किया है। पर ये सुनकर टाचिबाना काफी गुस्से में आ जाती है और हाथ पटकते हुए कहती है पर इस बार मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगी जिससे तुम यहाँ पर 1 इंच भी ना हिल पाओ, क्योंकि कुछ ऐसा जो कि 8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की गई थी ऐसा फिर से कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराने चालू कर देता है और खिलखिलाकर हंसते हुए कहता है कि टाचिबाना, क्या तुमने कभी भी सेंस ऑफ ड्यूटी को महसूस किया है? वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पे किस तरह की बकवास करने की कोशिश कर रहे हो। यूसाकू कहता है कि जो अभी हमारा करंट स्टेट है वो एक क्लो पहना हुआ है जिसके ऊपर केवल लॉस को ही दिखाया गया है, पर इसके अंदर इतने सारे फ्लॉज है जो कि तुम्हें दिखते भी नहीं है। इसी वजह से आज से 8 साल पहले मैंने वो डिसाइड किया था जिससे मैं सभी लोगों के सामने आ सकूं और सभी लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बन सकूं। और मुझे सच में आज भी इस चीज का काफी ज्यादा पछतावा होता है कि उस प्रोसेस के अंदर मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। टाचिबाना को यह सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और तो वो सीन याद आता है कि जब उसने प्राइम मिनिस्टर को अपने हाथों से पकड़ लिया था और लगभग वो उसे वहाँ पर मारने ही वाला था, और टाचिबाना को अभी तक वो सब याद था। और वो आगे कहता है कि ये सब इसी वजह से हुआ था क्योंकि जो तुम्हारे फादर थे वो एक काफी ज्यादा कमाल के हंटर थे। यानी यूसाकू ने टाचिबाना के फादर को भी उस इंसिडेंट के अंदर यानी 8 साल पहले मार डाला था। और यूसाकू आगे कहता है कि जैसा कि तुम देख ही सकती हो कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से निहत्ता हूँ और एक ऐसे रूम के अंदर हूँ जहाँ पर जो मेंटल जामर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए कहता हूँ यहाँ पर मुझे मुक्का मारने की कोशिश करना चाहती हूँ जब मैं पहले से ही पूरी तरह से निहत्ता हूँ। पर वो उसकी चेन को पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हुए कहती है कि तुम इस आइलैंड प्रिजन के अंदर हमेशा ही आराम से शांत बैठना होगा, मैं कभी भी तुम्हें इन चीजों में कामयाब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद वो दोनों प्रिजन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ टाचिबाना अपने असिस्टेंट को बताती कि आज से 8 साल पहले यूसाकू को 35 हंटर्स ने मिलकर रोका था जब वो प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश कर रहा था, और उनमें से एक मेरे फादर भी थे। और आखिर में उसके इस बेकार से काम की वजह से जो करंट चेयरमैन हुआ करते थे उनको भी अपना सेक्रीफाइस देना पड़ा था। पर अब देखा जाए तो वो सारी चीजें पास्ट में हुई थी, तो अब तो इस चीज की तरह से भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चलो हम लोग फिर से काम पर चलते हैं। जिसके बाद वो लोग फोन पर उसी आदमी की न्यूज देख रहे थे जिसको देखकर कहते कि जरा देखो तो ऐसा लगता है कि जो डब्ल्यू बॉस है वो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, और देखकर लगता है कि ये वही इंसान है जो कि कल डंजन से भाग गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें डी रैंक के डंजन का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम लोमी माइंस है। किशिडा कहता है कि तुम्हें पैसे के बदले यहाँ पर काफी लंबे समय से मटेरियल्स मिल रहे हैं, पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, असल में मैंने खुद नहीं मटेरियल्स लेने का कहा था। वो कहता है क्यों तुम मटेरियल्स क्यूब को बेचकर उस पैसे का इस्तेमाल करो जो तुम्हें चाहिए उनको लेने में। पर वो कहता है कि यहाँ पर जो हंटर शॉप है उसके अंदर भी ऐसी कई सारी चीजें जो कि नहीं बिकती हैं, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो, हम लोग इस चीज को संभाल सकते हैं। और हम उन लोगों के सामने काफी ज्यादा खतरनाक से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि देखने में बिल्कुल किसी डायनासोर की तरह लग रहा था जिसके ऊपर कई सारे क्रिस्टल्स लगे हों। वो काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए लोगों के ऊपर हमला कर देता है। किशिडा ये देखकर अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, पर फिर अचानक ही उसके पीछे से भी एक मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। पर ये देखकर सो जल्दी से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको पूरे खून खुआन करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। किशिडा भी ये देखकर काफी सरप्राइज हो गया था कि केवल एक ही अटैक में उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। जिसके बाद वो सो से कहता है कि इसके अलावा आखिर अचानक ही तुम्हें इतने सारे मटेरियल्स की जरूरत कैसे पड़ गई। वो कहता है कि पर्सनली मुझे उनकी जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें बाद में ये सब समझा दूंगा। जिसके बाद अब सू और किशिडा दोनों ही मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ना चालू कर देते हैं। यहाँ पर किशिडा भी अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसी वजह से उन मॉन्स्टर्स का काफी ज्यादा अच्छे से सामना कर पा रहा था। और जो सू था वो तो पहले से ही अपने माना का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा इंसेन है, इसलिए वो सभी के सर उड़ाते हुए काफी ज्यादा तेजी से बहुत ही ब्रूटली उन लोगों को मारता जा रहा था। और उसके मूव इस तरीके से देखने काफी ज्यादा ओपी है क्योंकि वो काफी ज्यादा तेजी से उन मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था। अब इस सब के बाद अचानक ही उन लोगों को प्रेशर महसूस होता है और किशिडा कहता है लगता है कि वो आ रहा है, वो वही है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, लो में माइन का बॉस अब वो यहाँ पर
आ चुका है और अब उन लोगों के सामने काफी ज्यादा बड़ा सा लेजर ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से मटेरियल से या फिर क्रिस्टल से भरा हुआ था। पर किशिडा भी उसको देखकर कहता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम इसको किस तरीके से देखते हो, पर इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है। सो कहता है कि इसकी टाइमिंग काफी अच्छी है, पर किशिडा को समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। सो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, लगता है कि इस समय सच में काफी ज्यादा अच्छे मटेरियल्स मिलने वाले हैं। बॉस मोस्ट उनके ऊपर अपने हाथ से हमला करता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा हो गया था, पर सो था वो इससे बच गया था और वो फिर उसके हाथ के ऊपर चढ़ते हुए उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ना चालू कर देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और उसके शरीर के अंदर धसा देता है, जिसकी वजह से उसने खून और दर्द में जोर से चिल्लाना चालू कर दिया था। जिसके बाद सो काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर कई सारे मल्टीपल स्लैशेस लगाता है और शुरू से लेकर आखिर तक उसके ऊपर बहुत ब्रूटली कट्स लगा देता है। अचानक उसका जो शरीर था वो कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर अलग अलग बिखर गया था और वहाँ पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। जिसके बाद सो नीचे आने के बाद किशिडा से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना इसे कंप्लीट नहीं कर पाता, पर वो कहता है कि अगर सच बताऊं तो अगर तुम मेरे साथ इसको कंप्लीट करते तो मैं काफी ज्यादा दिक्कतें आती। वो कहता है कि ये तो बस एक तरीका होता है जिससे हम लोग हमारे प्यार को एक्सप्रेस कर पाते हैं, पर ये कोई शुरुआत नहीं है। क्या तुम इस चीज को समझ रहे हो? वो कहता है कि मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि तुम बस यहाँ पर प्रेज होना चाहते हो। जिसके बाद अब शाम हो चुकी थी और हम एक कोर को चमकता हुआ दिखाया जाता है, जिसके बाद जो शो था वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ इसी के बारे में सोच रहा था कि जो एक सीक्रेट टेक्निक है फेरी ट्राइब की, वो एक लेटेस्ट एबिलिटी को अनलीश करती है और मैं जितने भी नाइटर्स थे उन सभी को लेकर आ गया था जिससे मैं सोल पिल को बना सकूं उन मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए जो कि ओकी ने मेरे साथ खरीदे थे। और जो मेरा मोटिव वो काफी ज्यादा क्लियर है और इतने सारे डंजन्स को क्लियर करने का मेरा केवल एक ही मोटिव है कि मैं उनके अंदर से काफी ज्यादा मटेरियल्स को इकट्ठा कर सकूं जिससे मैं सोल पिल बना सकूं। पर इस सब के अलावा हमें दिखाया जाता है कि वो जितनी बार उसे बनाता है वो कई बार फेल हो जाता है या फिर वो पूरी तरह कचरा हो चुकी थी या फिर बनते बनते ही वो आधे रास्ते में रह जाती है यानी इनकम्प्लीट रह जाती है। और इस तरीके से वो कई बार ट्राई करता है पर वो हर बार फेल हो चुका था और इसी तरीके से वो बार बार उसे बनाने की कोशिश करता है पर वो बार बार यहाँ पर फेल हो रहा था और ऐसे ही करते हुए उसे 2 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। और फिर वो यहाँ पर एक और मटेरियल को इस्तेमाल करता है जो कि लोमिन की चेन थी। उस मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि प्लीज इस बार यहाँ पर कंप्लीट हो जाना, और जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करते हुए फिर से सोल पिल को बनाना चालू करता है, देखते ही देखते वहाँ से काफी ज्यादा तेज लाइट निकलना चालू हो जाती है और सू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने काफी ज्यादा रिफाइंड एक सोल पिल बनकर तैयार हो चुकी थी जिसकी क्वालिटी डी की थी यानी रैंक डी की पिल थी। और इसका इफेक्ट ऐसा था कि वो एक बार में स्टेमिना को बढ़ा सकता है पर वो एक दिन में केवल एक ही पिल को खा सकता है। ये देखकर वो कहता है कि आखिरकार मैं सक्सेसफुल हो ही गया और इसका इस्तेमाल करते हुए अपने माना से भी मैं अपने स्टेटस को यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। इसलिए जैसे वो उस पिल को खाता है तो जो उसका स्टेमिना था वो 10 से 11 हो जाता है और वो कहता है कि इसका बहुत शुक्रिया क्योंकि इसकी वजह से मुझे केवल एग्जीक्यूशनर के ऊपर ही पूरी तरह रिलाय नहीं रहना होगा। और साथ ही वो न्यूज देख रहा था जहाँ पर उस आदमी को उसने मारा था उसी के बारे में न्यूज चल रही थी। ये देखकर वो कहता है कि फुकुई, पर ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही सडन नहीं था। ये सोचकर वो कहता है लगता है कि मुझे कुछ हिंट्स मेजर को यहाँ पर लीक कर देने चाहिए। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो केवल इसके साथ कितने ज्यादा आगे तक इन्वेस्टिगेट कर सकती है। जिसके बाद हमें एक पार्किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मेजर होती है टाचिबाना वो वहाँ पर आ रही थी अपने कार की तरफ, और जैसे वो अपनी कार की तरफ आती है तो वो कुछ देख कर काफी सरप्राइज हो जाती है और वो ये देखकर कहती कि ये, और उसे वहाँ पर वही टूटा वो मोबाइल दिखता है और साथ ही उसके एक नोट लगा हुआ था। ये देखकर वो जल्दी से उस नोट को उठाकर उसको पढ़ना चालू करती है तो उसको पता चलता है कि असल में ये यूजी का फोन था। और ये देखने के तुरंत बाद ही वो मिनामी को कॉल कर देती है और अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे यहाँ पर एक हिंट मिला है, और हमें पीछे सुओ को दिखाते हैं जो कि ये सब देख रहा था। वो कहती कि जो यूसाकू के मिनियंस थे, मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है क्योंकि जब भी कोई एबिलिटी से रिलेटेड क्राइम होता है यूजी वहीं के आसपास ही होता है। तो वो कहता है यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि वो आदमी जो कि टोक्यो के अंदर अभी है, और वो कर्नल उससे आगे कहते हैं कि तुम्हें आखिर पता भी है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, उसकी कितनी गहराई है, और इनका नाम डोजान है। टाचिबाना उनसे कहते हैं कि बिल्कुल मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है, और डोजान उससे आगे कहते हैं कि और आखिर तुम्हारे बेस क्या है जिसकी वजह से तुम इस कंक्लूजन पर पहुंची हो। वो बताती है कि उस जले हुए फोन के अंदर केवल एक ही कॉन्टेक्ट रजिस्टर था और हमने उसकी जो लास्ट लोकेशन थी उसको जैसे ही पता लगाया तो वो टोक्यो में उसका हाइड आउट है वहाँ पर वो पॉइंट कर रहा था जहाँ पर पिछली बार भी हमने रियूजी को देखा था। कर्नल कहते हैं कि जो इंसिडेंट हुआ था वो फुकुई के अंदर हुआ था, यानी उनके मोटिव है फुकुई न्यूक्लियर प्लांट है, और हमने ऐसे कई सारे ठोस एविडेंसों को भी ढूंढा है जहाँ पर मकी मरा हुआ मिला था। और जो रियूजी है मुझे ऐसा लगता है कि वो भी फुकुई के अंदर ही होगा, इसलिए एसोसिएशन हंटर्स की एक टीम को इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए भेज रही है क्योंकि हमारे पास केवल यही एक चांस है कि हम लोगों को काफी ज्यादा आसानी से यहाँ पर पकड़ सकते हैं। और अगर तब क्या होगा जब रियूजी का जो असल गोल हो वो टोक्यो के अंदर हो। कर्नल कहते हैं कि मुझसे ये मत कहना कि ये सब यूसाकू के लिए हो रहा है। वो कहती है कि हाँ ये सब यूसाकू की वजह से ही है। कर्नल कहते हैं कि आखिर अब उससे क्या चाहिए। वो कहती है कि जरूर वो लोग फिर से प्राइम मिनिस्टर के पीछे होंगे, और अगर इसके अलावा कुछ और भी होता है तो वो जरूर किसी न किसी चीज के तो पीछे जरूर होंगे। वो पहले से जितने भी अरेंजमेंट्स हैं उन लोगों को बना चुके हैं और वो लोग हमारे नेक्स्ट मूव को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। कर्नल कहते हैं कि टाचिबाना जब भी यूसाकू की बात होती है तुम सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हो। प्राइम मिनिस्टर आज रात यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि कैद इंसान 8 साल पहले हुई चीज का अब तक बदला ले पाएगा, और वो आज
आज ही हैनिडा एयरपोर्ट से वहाँ पर निकलने वाले हैं और वो उस प्रिजन से बहुत ज्यादा दूर है जहाँ पर हमने उसको कैद कर रखा हुआ है। टाचिबाना कहती कि मैं सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गलती होती है, पर अगर ये चीज उनके टारगेट बनने से इस चीज को रोक सकती है। कर्नल ये सुनने के बाद लंबी से सांस लेते हुए कहते हैं कि तुम सच में बिल्कुल वैसे ही हो। फिर वो उससे कहते हैं कि ठीक है, जितने भी लोकल पुलिस संस्था भी को इकट्ठा करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी तुम्हारे गट्स है उनके ऊपर भरोसा कर सकूं और अगर कुछ भी होता है तो डायरेक्टली मुझको ही रिपोर्ट करना। ये सुनकर टाचिबाना उनसे कहती है कि ठीक है सर, मैं समझ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टिंडो प्रिजन के आउटर वॉल का सीन दिखाया गया था जहाँ पर ryuji किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो उसे कुछ कहता है और आखिर उन लोगों की क्या बात हो रही है वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगी। पर वो आगे कहता है कि इस ऑपरेशन को यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और जो ये थंडर वॉल की टनल है वो एक तरीके के मैप के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए वो अपने साथी से कहता है तो चलो आगे बढ़ते हैं। और वो चश्मे वाला लड़का कहता है कि ठीक है सर। जिसके बाद वो आगे बढ़कर उस दीवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए उसके ऊपर हाथ रख देता है। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है जिसका नाम है डेथ हैंड, जिसके रैंक बी है। और जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है पूरी की पूरी वॉल अचानक ही काफी ज्यादा बड़े धमाके के साथ वहाँ पर तबाह हो जाती है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो कहता है इस सब के अलावा यहाँ पे एक मटेरियल जैमर भी लगा हुआ है, इसलिए वो अपने कलाई के अंदर एक डिवाइस को पहने हुए था उसे यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है और बताता है कि अगर मैं इसे इस्तेमाल ना करूँ तो मैं केवल अपनी एबिलिटी को एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मैं ऐसे यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो इस चीज की वजह से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मैं आसानी से सभी लोगों के बीच में अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल कर पाऊंगा। जिसके बाद अब वो लोग अपने इस ऑपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं और यूजी के साथ वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो कि युकासु को बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। अब वो लोग धीरे धीरे कर उन टनल्स के बीच में से जा रहे थे। ryuji मैं आपको देख रहा था और वो अचानक ही उन लोगों को रोक देता और शांत होने का इशारा करता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करो और जैसे ही वो अपनी डेथ हैंड का इस्तेमाल करता है वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा छेद हो जाता है और वो लोग धीरे धीरे कर नीचे से ऊपर आना चालू कर देते हैं। और जैसे यूजी गेट खोलकर बाहर आता है तो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए। पर अचानक ही यूजी उन लोगों के ऊपर हमला करता है और काफी ज्यादा आसानी से उन दोनों को वहाँ पर मारकर हरा देता है। जिसके बाद वो लोगों से आगे कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी, कंट्रोल रूम उस तरफ है, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। फिर वो लोग धीरे धीरे कर उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर गेट के पास आ जाने के बाद उसे एक धमाके के साथ तबाह करने की कोशिश करते हैं। पर वहाँ पर वो चश्मे वाला लड़का अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक छेद कर देता है। जिसके बाद जो यूजी होता है वो उसके ऊपर अपने मुंह को रखकर एक लंबी सी सांस लेता है और अपनी एक एबिलिटी जिसका नाम डेडली पॉइजन है उसको उसके अंदर फूंक देता है। इसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उस जहर की वजह से मरना चालू हो गए थे। और कुछ समय के बाद जब वो लोग उस गेट को खोलते हैं तो वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन सभी की जान जा चुकी थी। ये देखकर वो कहता है कि चीजें काफी अच्छी तरीके से जा रही है। पर वो चश्मे वाला आदमी कहता है कि केवल अभी के लिए, अगर जो प्लेसमेंट्स है वो यहाँ पर आ जाते हैं तो हम लोग एक काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए वो काफी ज्यादा जल्दी करते हुए युकासु को निकालने की कोशिश करना चालू करते हैं और फिर एक रेड बटन दबाते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आगे बढ़ो, क्योंकि हम लोगों को उनके सामने एक गेट दिखाया जा रहा था जो कि खुल गया था और हमें अच्छे से पता है कि उसके पीछे कौन था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और यूजी और उसके जितने भी साथी होते हैं वो उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपको लेने के लिए आए हैं इंस्ट्रक्टर। पर उसके पीछे काफी ज्यादा लाइटनिंग निकल रही थी और युकासु ये देखकर कहता है कि सच में ये तो एक काफी ज्यादा बड़ी ग्रैंड परेड है, पर मैं सच में यहाँ पर बैठा बैठा काफी ज्यादा बोर होने लगा था ryuji। पर हमें टाचिबाना की चिल्लाने की आवाज आती जो कि कहती है कि बिल्कुल भी काफी नहीं है, हम लोग एक अलर्ट एरिया के अंदर आ चुके हैं और जितने बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं हम लोगों को वहाँ पर भेजना होगा। और इस सब के अलावा अगर एसोसिएशन भी वहाँ पर मदद भेज सकती है, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो हेलो। पर वो फोन जो कट चुका था, इसकी वजह से टाचिबाना को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लोग काफी ज्यादा तेजी से उस प्रिजन की तरफ ही बढ़ रहे थे। उस प्रिजन के अंदर भी दूर दूर से अलर्ट बजना चालू हो चुका था और पूरे में अलार्म की शोर हो रहा था। और जैसे टाचिबाना अपने साथी के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है, वहाँ की कंडीशन देखकर वो भी कहती है कि हम लोग सच में काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ से जा रहे थे, यानी जितने विलेज थे वो वहाँ से जा रहे थे और जितने भी एसोसिएशन के लोग थे वो सभी वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। ये देखकर जो उसका साथी होता है वो मेजर से कहता है कि सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। पर वो लोगों को वहाँ से जाता हुआ देखकर सोचती है कि जो मटेरियल जामर है वो भी यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, इसलिए अगर वो लोग अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते तो हमारे पास जीतने का यहाँ पर एक मौका है। और ये सोचकर वो जैसे अपनी बंदूक निकाल कर उसके ऊपर शूट करने वाली होती है, वो चश्मे वाला आदमी ये देखकर कहता है कि अगर वो यहाँ पर क्या कर रही है। टाचिबाना लगातार उसके ऊपर मल्टीपल शॉट्स देना चालू कर देती है। जैसे ही वो आदमी ये देखता है वो जल्दी से अपना हाथ आगे कर उन गोली को अपने सामने आकर रोक देता है, क्योंकि वो यहाँ पर एबिलिटी को इस्तेमाल कर पा रहा था। वो जितनी बुलेट्स होती है वो उसके सामने आते ही उसको टकराने से पहले पूरे से डिसअपीयर हो गई थी। और वो हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे एक क्वेश्चन तक नहीं कर सकती। और वो हंसते हुए कहता है कि इस चीज के अंदर तो कोई भी सवाल नहीं है, क्योंकि जो हंटर कंट्रोल यूनिट है वो सच में काफी ज्यादा एक्सट्रीमली ग्रेटफुल है। टाचिबाना सच में काफी ज्यादा सरप्राइज थी और वो कहती कि ये एबिलिटी यहाँ पर जामर चालू है, उसके बाद भी आखिर ये अपनी एबिलिटी को इस तरीके से कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। वो कहता है कि तुम लोग सच में बस केवल सिविल सर्वेंट्स हो जिनके काफी ज्यादा बड़े बड़े सर है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि हम लोग यहाँ पर बिना किसी तैयारी के आ जाएंगे? और टाचिबाना उसको देखकर समझ
जाती है कि ये ब्रेसलेट केस की वजह से वो यहाँ पर जामर को ब्लॉक कर पा रहे हैं। रियोजी उसको देखकर कहता है लगता है कि जो यहाँ पर मुसीबतें खड़ी करता है वो यहाँ पर आ चुका है। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है यानी तुम्हारा टाचिबाना से है। ये सुनने के बाद उनका बॉस कहता है कि तुम्हारा मतलब टाचिबाना से है, और वो टाचिबाना को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि जरा देखो तो ये तो काफी ज्यादा फेमिलियर सा चेहरा है, क्या तुम यहाँ पर हम लोगों के डिस्चार्ज को सेलिब्रेट करने के लिए आई हो। वो कहती कि तुम्हारी ये बकवास बहुत हो गई, प्लीज अपने सेल के अंदर वापस चले जाओ। मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है कि तुम जैसा कि तुमने 8 साल पहले किया तो तुम फिर से प्राइम मिनिस्टर को निशाना बनाना चाहते हो। यूसाको उससे कहता है कि सच में तुम पहले की तरह काफी ज्यादा नाइव हो, पर सबके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला अगर तुम यहाँ पर आ भी चुकी हो। पर मेरा यहाँ पर तुमसे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि ये दिन वो है जब तुम यहाँ पर मरने वाली हो। जिसके बाद यूसाको हंसते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है तो चलो अब मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि जो एयरपोर्ट पर लोग होते हैं वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। और वहाँ पर और भी कई सारे लोग आ गए थे जो कि उनके ऊपर शूट कर रहे थे, पर वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सभी की गोलियों को बड़ी आसानी से वहाँ पर बीच में रोक लेता है और आगे कहता है कि भले ही तुम हम लोगों के पास इस तरीके से शूट करते रहो, पर वो मौत भी नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर किसी तरीके से रोक सकती है। जिसके बाद यूजी अपने मुंह से उन लोगों के ऊपर डेडली पॉइजन छोड़ता है। इसकी वजह से पूरे में धुआं धुआं हो गया था और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। टाचिबाना और चश्मे वाले आदमी के ऊपर शूट करने में लगी हुई थी और उससे कहती है कि यहाँ पर तुरंत ही रुक जाओ, पर वो उससे कहता है कि क्या अगर तुम यहाँ पर मुझसे खेलना चाहती हो तो मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद वो जल्दी से उसका गला पकड़ लेता है, पर टाचिबाना सही समय पर उससे बच जाती है, जिसकी वजह से केवल उसकी जो टाई होती है वही यहाँ पर डिसअपियर हो गई थी। और जो उसका साथी होता है वो चश्मे वाले के ऊपर शूट करते हुए कहता है कि अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। वो कहता है कि आ जाओ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें इसी तरीके से मुझे हिट करने दूंगा, क्योंकि वो जो गोलियां होती है वो फिर से आसमान में डिसअपियर हो जाती हैं। और वो आगे कहता है कि यहाँ पर केवल इतना ही है जो कि हंटर कंट्रोल यूनिट कर सकता है। मुझे तो काफी ज्यादा हंसी आ रही है, मैंने तो उन्हें धूल के अंदर बदल दिया, मैं अब तुम्हें यहाँ पर धूल के अंदर बदल दूंगा। और ये कहकर वो जल्दी से टाचिबाना की तरफ बढ़ने लगा था। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा घबराते हुए मेजर यानी टाचिबाना को आवाज देना चालू कर देता है, पर अचानक ही वहाँ पर न जाने कैसे पर हमारे एमसी की एंट्री हो जाती है, जो कि उसके हाथ को केवल एक ही स्ट्राइक के अंदर उसके कंधे से अलग कर देता है। इसी की वजह से वहाँ पर पूरे में खून खून हो गया था और वो दर्द में चिल्लाते हुए वहाँ पर गिर गया था। टाचिबाना ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, पर तभी जो शुओ होता है वो उसे रोकते हुए कहता है यानी बस केवल 2 और बचे हुए हैं। टाचिबाना उसको देखकर हैरान होते हुए कहती कि तुम तो, वो कहता है कि काफी लंबा समय हो गया, मैंने सही कहा ना। पर वो चश्मे वाला आदमी अपने हाथ के खून को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, क्या तुम हंटर कंट्रोल यूनिट के साथ हो। और हंसते हुए कहता है कि तुम भी यहाँ पर अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल कर पा रहे हो, यानी तुम सच में काफी ज्यादा अलग हो और तुम्हारी हिम्मत को देखकर मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है। पर जो ये हाथ था वो सच में काफी ज्यादा महंगा था। सो उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये छोटे छोटे कीड़े कहीं के, इन लोगों को चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं आता, जैसा कि बाकी लोग इस धरती के अंदर करते रहते हैं। पर ये देखकर उस आदमी को सुओ के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। और वो अपने दूसरे हाथ के साथ सुओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो उसे काफी ज्यादा आसानी से पीछे की तरफ जंप करते हुए डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर हमला करता है, पर वो माना का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड बना लेता है और सुओ के अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है। सुओ भी ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था। जिसके बाद वो आदमी सुओ के ऊपर हमला करने के लिए शील्ड को जैसे ही हटाता है, सुओ ये देखकर कहता है कि इसकी जो मूवमेंट्स है उसने खुद के ही माना बैरियर को यहाँ पर कैंसिल कर दिया। सच में ये कितनी ज्यादा बेकार और घटिया सी ट्रिक थी। और ये कहकर वो जल्दी से उसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है। ये देखकर वो आदमी बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या हो। पर अचानक ही सुओ अपनी तलवार लेकर उसकी छाती के अंदर धंसाकर उसे यहाँ पर मार देता है। और उस आदमी के यहाँ पर मर जाने के तुरंत बाद ही जो सुओ का सिस्टम था वो उसे बताता है कि उसकी लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। उसने एक ही साथ यहाँ पर 3 से 4 लेवल्स को अपग्रेड कर लिया था और साथ ही उसे यहाँ पर एक न्यू एबिलिटी भी मिल गई थी। और वो अपनी न्यू पावर्स के साथ रियूजी से कहता है कि अगले अब तुम बचे हो। रियू काफी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर कैसे, जामर के इफेक्ट के होने के बाद भी आखिर तुम इस तरीके से मूव कैसे कर पा रहे हो। सुओ कहता है क्या फिर से इस चीज का क्या कोई अंत नहीं है। पर सुओ उससे कहता है कि बिल्कुल, तुम्हें यहाँ पर अपनी सजाओं की कीमत तो चुकानी होगी। ये सुनने के बाद रियूजी हैरान होते हुए कहता है कि रुको, ये आवाज मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। यूजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे याद आ जाता है कि वो सुओ ही था जिसने उस फोन पर उससे बात करी थी। इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसको गाली देते हुए कहता है कि तुम वही इंसान हो जिसने मुझसे पहले बात करी थी और तुम वही हो जिसने भी माकी को मारा था, तो इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा आसान मौत दूंगा। और ये कहते हुए वो अपने पॉइजन को अपने हाथों के ऊपर ले आता है। पर सू उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे किसी बेवकूफ के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत भी हो सकती है। सच में ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा है और इस तरीके से एक्टिंग करना बंद करो। अब आओ मेरे ऊपर और हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। ये सुनने के बाद वो उसे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और उसके ऊपर जो पॉइजन की बॉम्ब होते हैं वो फेंकना चालू कर देता है। कई सारे मल्टीपल शॉट्स सो की तरफ ही बढ़ रहे थे। सो उनको देखकर उनको डॉज करना चालू कर देता है और उनको देखते हुए सोचता है अगर मैं इनको ओकी की लाइटनिंग रेंज से कंपेयर करूं तो इनको रोकना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, पर हर एक शॉट मुझे एक ही बार में मारने के लिए पूरे से काफी होगा। इसलिए अगर मैं गलती से एक से भी हिट हो गया तो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को यहाँ पर खत्म करना होगा। और ये कहने के बाद जिसका माना होता है 70 पर
उसे बढ़ाकर वो 90 पर ले जाता है, जिसके बाद वो रियो के ऊपर आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए फिर से उसके ऊपर पॉइजन बॉम्ब से अटैक करता है, पर वो बड़े आराम से सो अपनी तलवार से उन सभी को यहाँ पर काट देता है और उनको खत्म कर देता है। जिसके बाद वो तेजी से रियोजी की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर हमला करता है, पर रियोजी इस चीज को डॉज कर लेता है। पर तभी सू अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश लगाता है और हमें रियो के बीच में से एक काफी ज्यादा गहरा कट दिखाया जाता है, जिसे समझ में आता है कि सुओ ने उसे बीच में से चीर दिया था। ये अटैक इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह खून खुआन होकर जमीन पर पड़ा हुआ था और रियोजी भी यहाँ पर मारा गया था। जिसके बाद सुओ की लेवल फिर से 4 से 5 यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। टाचिबाना ये देखकर कहती है कि ये तो नामुमकिन है, भले ये जाबर की रेंज के अंदर है, उसके बाद भी आखिर ये इस तरीके से मूव कैसे कर पा रहा है, वो भी बिना किसी अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल किए, केवल पूरे शूटमैनशिप की स्किल्स के ऊपर। टाचिबाना उससे कहती है कि हम लोग ई रैंक डंजन के पास मिले थे, तुम्हें याद है ना, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सुओ है। वो पूछती है कि पर जो ये एरिया है वो सिविलियंस के लिए ऑफ लिमिट है, तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी ये है, देखकर ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर यहाँ पर आए हो। सुओ कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो उस इंसान से जिसने तुम्हारे यहाँ पर जान बचाई है, और इसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास अभी तक लंबा समय है कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरीके की बातें करो। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि यहाँ पर भी एक और इंसान है जिसको यहाँ पर खत्म करना है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और सुओ आगे बताता है कि मैं केवल 1 सेकंड के लिए उसके साइड में से निकला था, पर मुझे ये चीज पता चल चुकी है कि वहाँ पर ऐसा किसी तरीके का सेंड नहीं था कि उसके अंदर से ज्यादा माना लीक हो रहा हो। इसका मतलब तो यही है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो सकता है। पर टाचिबाना ये देखकर हैरान होती है, क्योंकि वो आगे कहता है कि पर इस सब के अलावा भी जितनी भी सारी चीजें वो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से ही जा रही हैं, जैसा कि मैंने सोचा हुआ था। इसलिए वो उससे पूछता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रीइंफोर्समेंट के लिए केपेबल हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें हानेडा एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से रैम्पेज मचा हुआ था। पूरा का पूरा एयरपोर्ट बहुत बुरी तरीके से तबाह हो चुका था और जितने भी एयरक्राफ्ट थे वो सब पूरी तरह खाक के अंदर बदल चुके थे। पूरे में आग लगी हुई थी और काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। युसाकु अपने इन्फर्नो पावर को इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और पूरी जगह पर आग लगाते हुए इस चीज को एंजॉय कर रहा था। वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो ये देखकर कहते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या किसी को इस चीज का जरा सा आइडिया भी है कि एक एस रैंक, लगता है कि एक एस रैंक हंटर है। फिर वो पूछता है कि जो चार्टर प्लेन है वो यहाँ से क्या टेक ऑफ हो चुका है, क्या जो चार्टर प्लेन था वो यहाँ से जा चुका है। पर दूसरा कहता है कि हम लोगों को एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो जल्दी से बैकअप भेजे, और जैसे ही मैं यहाँ पर साइन करूंगा सभी लोग एक ही साथ उसके ऊपर शूट करेंगे। और जैसे वो कहता है कि फायर, वहाँ पर जितने भी आर्मी के लोग होते हैं वो सभी युसाकु के ऊपर शूट करना चालू कर देते हैं। पर जो युसाकु की एबिलिटी होती है वो इतनी ज्यादा इंसेन होती है कि वो उन बुलेट्स के टकराने से पहले उन सभी को पूरे से मेल्ट कर आसमान में ही रोक लेता है। ये देखना सच में काफी ज्यादा ओपी था और वो पूरे के पूरे जाकर जमीन पे जाती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वहाँ पर जमीन से मैग्मा निकलने वाला हो। सभी सोल्जर्स आगे बढ़कर युसाकु को रोकने की कोशिश कर रहे थे। युसाकु लोगों को देख रहा था और वो अपनी फायर एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहता है, लगता है कि ये लोग कभी भी किसी चीज को नहीं सीखते हैं, इसलिए अब मरते दम तक पिघलते रहो। और ये कहकर जैसे वो अपने हाथ का इशारा करता है और लोगों के ऊपर फायर बॉल फेंकना चालू कर देता है। और ये फायर से बनी हुई बॉल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जैसे ही वो प्लेन से टकराती है प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर जैसे लोगों के बीच में टकराती है वो लोग 1 सेकंड के अंदर राख के अंदर बदल जाते हैं। सच में ये सब देख ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लोग नर्क के अंदर आ गए हों, क्योंकि उनको जलने में 1 सेकंड भी नहीं लग रहा था। उनकी शरीर की राख 1 सेकंड के अंदर बन जा रही थी। और युसाकु को देखकर ये सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल किसी गॉड की तरह लग रहा था। पर अचानक युसाकु के पीछे से एक असैसिन टाइप का हंटर आकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो युसाकु इस चीज को नोटिस कर लेता है और सही समय पर उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसको देखते हुए कहता है कि वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी तक एक हंटर है जो कि यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है। पर उसे लेकर वो जैसे जमीन पर दे मारता है उसके ऊपर फिर से वो अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसको भी यहाँ पे पूरे खाक के अंदर बदल देता है और आगे कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमजोर हो, आखिर तुम्हारा इंस्ट्रक्टर कौन है। और उसकी राख को अपने हाथ से झड़ाते हुए आगे बोलता है कि अभी तक वो पॉलिटिशियन मुझे नहीं मिले हैं, ऐसा लगता है कि वो इन्हें यहाँ पे फीडर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि मीट शील्ड होती है, जिससे वो लोग यहाँ पे मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल सके। यानी वो इंसान सच में एक ऐसी जगह पर छुपा हुआ है। और हमें दिखता है कि उसके सामने एक प्लेन था जो देखकर युसाकु अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करना चालू करता है और कहता है ये सच में काफी ज्यादा परफेक्ट एनवायरनमेंट है मेरी रिसर्च एबिलिटी को इस्तेमाल करने का। जिसके बाद वो अपनी कई सारी एबिलिटीज को इस्तेमाल करना चालू करता है, जैसे कि सुपर एनहेंसमेंट, फोर्स फ्लैश, माना एक्सप्लोजन, फायरवर्क फेस्टिवल, ओवरलैपिंग, फायरबॉल, सुपर स्ट्राइक। और इसकी वजह से एक न्यू एबिलिटी ऐड हो गई थी। इसकी वजह से वो बिल्कुल किसी गॉड लाइक बीइंग की तरह हो गया था जिसका नाम था इन्फर्नो ऑफ फायर। और युसाकु उसको पागलों की तरह इस्तेमाल करते हुए कहता है कि सच में ये एबिलिटी एक इंस्ट्रक्टर के लिए वर्थ होती है, और पागलों की तरह हंसते हुए उस पूरी की पूरी जगह को बहुत बुरी तरीके से तबाह कर देता है और उसके सामने जो प्लेन खड़ा हुआ था उसे एक ही झटके में पूरी तरह राख कर देता है। और दूसरी तरफ हमें टाचिबाना को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से सुओ को लेकर उसी की तरफ बढ़ रही थी। वो सुओ से कहती है कि जैसे हम लोग एक बार उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे मैं वहाँ पर इंचार्ज हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी एबिलिटीज को एक्नॉलेज करती हूँ, पर जो युकासु है वो एक अलग ही लेवल पर है। तो अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
मैं पहले से इसी के बारे में प्लान कर आया हूँ। पर वो कहते कि जो तुम्हारा चेहरा है पर वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। पर साथ ही टाचिबाना अपने मन में कहती है कि जितने भी एस मेंबर्स है वो सभी फुकुई पर है, इसलिए मैं यहाँ पर जरा सी पिकी नहीं हो सकती कि आखिर यहाँ पर कौन आ रहा है। और ये पहले ही अपनी एबिलिटीज को यहाँ पर प्रूव कर चुका है, इसलिए मुझे इसके ऊपर एक बार तो भरोसा करना ही होगा। और अब आखिरकार मैं सबको पूछे से खत्म कर पाऊंगी। और अब जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो सुओ ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है और वो मेजर से कहता है, टाचिबाना से कहता है, लगता है कि यहाँ पर सच में काफी ज्यादा फ्लैशी से शो होने वाला है। टाचिबाना अपने असिस्टेंट से कहती है कि मैं युकासु को अपने आप से ही देख लूंगी, तुम जाकर जितने भी यहाँ पर घायल लोग हैं उन लोगों को यहाँ से लेकर जाओ। वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और सो युसाको के बारे में सोचता है कि वो पहले हंटर कंट्रोल यूनिट के अंदर एक इंस्ट्रक्टर हुआ करता था, पर अभी वो कोई एक ऐसा इंसान नहीं है, वो बस एक काफी ज्यादा बड़ा सा मैथ मर्डरर है। इसलिए वो जो मेरे एग्जीक्यूशनर स्किल है उसकी जितनी भी कंपेटिबिलिटीज है उनके अंदर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फिट होता है। इस सब के बाद टाचिबाना सुओ से कहती है, क्योंकि हम लोग एक काफी ज्यादा बड़ी इमरजेंसी के अंदर है तो मेरा जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेट करूँ, और मैं यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी की जरा से भी गारंटी नहीं ले सकती और न ही मैं तुम्हारी खुद की जान बचा सकती हूँ। मुझे चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो या फिर तुम कितने ज्यादा होशियार हो, पर यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ऐसा काम मत करना जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो और एक ऐसी लड़ाई जहाँ पर जिंदगी और मौत का खतरा हो सकता है। अपनी लिमिट को समझना चाहिए, इसलिए काफी ज्यादा सावधान रहना। सो कहता है कि ठीक है, मैं जो तुम्हारी एडवाइस है उसका बहुत बहुत शुक्रिया और इसे अपने दिल में बैठा कर रखूंगा। जिसके बाद फिर से हमें जो एयरपोर्ट जिसके बाद जो प्लेन होता है हमें उसके पीछे का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि अब सच में वहाँ का सीन बिल्कुल किसी नर की तरह हो गया था और वहाँ पर युसाको एक आदमी को पकड़कर उसके सिर से वहाँ पर फेंक रहा था और सच में उसकी कंडीशन देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो हीट ब्लास्ट हो, पर वो मरा हुआ इंसान है। युसाको कहता है कि मैं सच में तुम्हारे काफी लंबे समय से वेट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी उसको देखकर कहता है युसाको तुम फिर से। वो कहता है कि मैंने 8 साल बर्बाद कर दिए इस चीज को क्लेम करने के लिए, पर हमेशा केवल एक ही चीज थी जो कि मेरे दिमाग में आती थी, मैं कभी भी तुम्हारे जैसे किसी इंसान से ऑर्डर नहीं ले सकता जिसके पास कोई एबिलिटी ही ना हो। और ये कहकर वो जैसे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए उसको पकड़ने ही वाला होता है, पर अचानक ही वहाँ पर टाचिबाना आ जाती है, जिसको देखकर वो कहता है कि मैं कई बार तुम्हें इस चीज के लिए वॉर्न कर चुका हूँ, उसके बाद भी तुम यहाँ पर आ गई। वो कहती है कि मैं यही चीज तुम्हारे लिए भी कहूंगी इंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैं तुमसे कई बार कहा है कि तुम बड़े ही आराम से अपने पिंजरे के अंदर रहो, पर उसके बाद भी तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर यहाँ पर आ गए। युकासु कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि काफी लंबा समय हो चुका है, इसी वजह से तुम पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। वो कहती है कि अपनी बकवास करना बंद करो और जल्दी से सरेंडर कर दो, पर ये तो एक काफी बड़ी घटिया सी बकवास है। और ये कहकर वो प्राइम मिनिस्टर को लगभग वहाँ पर मारने ही वाला होता है, पर अचानक एक तलवार उन दोनों के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो वहीं कहीं गिर गया था और हमें दिखता है कि सो उन लोगों के बीच में आकर खड़ा हो गया था और वो युसाको से कहता है कि प्लीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो। प्राइम मिनिस्टर उसका शुक्रिया करता है, पर उससे पूछता है कि अगर तुम कौन हो। वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर मेरा नाम बताने की जरूरत है, पर तुम काफी घायल हो चुके हो। पर वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। युसाको उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। सो कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मुझे यहाँ पर मेरा नाम बताने की जरूरत है। ये सुनने के बाद युसाको को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर ये सुनकर युसाको को काफी गुस्सा आता है और वो एक फायर बॉल बनाकर सुओ के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर वो जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है, लगता है कि हम लोगों को एक सेफ लोकेशन पर जाना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर को गोद में उठाए हुए था। वो कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना, पर पीछे से युसाको कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ से बचकर भाग सकते हो। और ये बोलकर जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर अचानक ही टाचिबाना आकर उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज था, जिसके बाद वो अपने आर्मर को रिलीज करते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए तो बहुत बुरा हुआ इंस्ट्रक्टर, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम अपने 50% ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे फेल हो चुके हो। युसाको कहता है कि तुम गलत हो, मैं 50% चीजों में यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका हूँ और अगर तुम एक बार यहाँ पर मारे जाओगे तो मैं सारी चीजों में हो जाऊंगा। और ये कहकर वो टाचिबाना के ऊपर हमला कर देता है और टाचिबाना भी उसे लड़ने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ना चालू कर देती है, जिसके बाद उन दोनों की जो एनर्जीज होती है वो एक दूसरे से क्लैश करना चालू होती है। पर युसाको ने टाचिबाना के मुक्के को यहाँ पर पकड़ लिया था, जिसके बाद वो अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस जलाना चालू कर देता है। ये देखकर टाचिबाना बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो हंसने चालू कर देता है। वो अपनी एबिलिटी उसको दिखा रहा था और आगे कहता है, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ पर इस चीज से सर्वाइव कर पाओगी। टाचिबाना बहुत बुरी तरीके से जल रही थी और वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और अचानक उसे प्रेशर पड़ता है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल होकर बहुत दूर जाकर फेंका जाती है। पर जो उसका पेट था वो अचानक ही फिर से हिल हो जाता है। ये देखकर वो कहता है क्या सुपर रिजनरेशन, यानी तुम बेसिकली मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर आराम से काट सकता हूँ। जिसके बाद टाचिबाना जंप करते हुए तेजी से युसाको के पीछे आकर उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। ये देखकर वो उससे कहता है, इसका मतलब क्या मैं तुम्हारी हड्डियों को भी तोड़ सकता हूँ। और ये कहकर वो उसे पकड़कर वहाँ पर धमाका कर देता है, पर वो सही समय पर उससे बचकर वहाँ से पीछे की तरफ सक जाती है और वो उससे कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा नाइव हो। जिसके बाद अब युसाको जल्दी से फ्लेम्स के बीच में से अपने हाथ को लाकर टाचिबाना के गले को पकड़ लेता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। जिसके बाद वो अपने दूसरे हाथ से कई सारी फायर बॉल्स बनाकर उसके ऊपर शूट करना चालू करता है, जिससे टाचिबाना अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती। पर वो जैसे जैसे कर अपने को संभालने की कोशिश कर रही थी और वो इस
उसकी वजह से काफी दूर सरकते हुए आकर गिर जाती है। उसकी कंडीशन बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े लगभग यहाँ पर जल चुके थे और उसका जो आर्मर था वो भी यहाँ पर डिसअपियर हो चुका था। उसकी कंडीशन काफी खराब थी क्योंकि उसके हाथ भी यहाँ पर काफी ज्यादा जल चुके थे। और अब जैसे ही वो टाचिवाना को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना चालू करता है, पर तभी अचानक सुओ वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है और वो उससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। और टाचिवाना भी उसे रोकते हुए कहती है कि भले ये तुम ही क्यों ना हो, पर तुम भी इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। पर वो कहता है कि मेजर, तुमने तुम्हारा यहाँ पर बेस्ट दिया है, अब तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए, इसलिए प्लीज खड़ी होकर मुझे देखो। और वो अपने मानव को बढ़ाकर 110 पर पहुंचा चुका था। इसकी वजह से उसकी जो पावर्स थी वो पहले से और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और सुओ को पता था कि शायद अब वो इसका सामना यहाँ पर कर सकता है। और सुओ कहता है कि जिसके बाद तुम्हें ये समझ में आएगा कि अगर तुम अपने लिमिट्स को यहाँ पर समझ लेते हो और यहाँ पर एक परफॉर्मेंस करते हो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ, तो आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है। युसाकु सुओ को देखने के बाद उससे कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे आखिर में ऐसा लगा था कि अब लोग यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, पर ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके और भी ऐसे कई सारे लोग जो कि यहाँ पर ग्रीट करने के लिए आ रहे हैं। पर इस सब के अलावा इस चीज में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है कि तुम मेरे एक दुश्मन बनते हो, पर चुपचाप से बस यहीं खड़े रहो, क्योंकि मेरा बच्चों के अंदर जरा सा भी ध्यान नहीं है जिनका टैलेंट बिल्कुल अभी अभी खिला हुआ हो। ये कहकर जैसे वो सुओ को क्रॉस करने की कोशिश करता है, पर वो अपनी तलवार से उसके ऊपर हिट करता है। ये देखकर युसाकु सही समय पर उससे बच जाता है, जिसकी वजह से उसके बालों में छेद हो गया था और इसी वजह से वो फिर से सरकते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। और सुओ ये देखकर कहता है कि भले ही तुम मेरी साइड में से निकलने की कोशिश करना चाहो, पर मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा। युसाकु का भी ये देखकर गुस्सा आना चालू हो चुका था और सुओ आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि तुम सच में मुझे हैंडल कर भी सकते हो। युसाकु सुओ को पकड़ने के लिए अपने 5 हैंड से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर सुओ तभी दूसरी तरफ भागना चालू कर देता है और उसके हाथ से यहाँ पर बच जाता है। जिसके बाद वो अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी एबिलिटी यानी डेडली पॉइजन को इस्तेमाल करता है, पर उसके जो छींटे होते हैं वो युसाकु की बैरियर को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाते और उससे पहले ही वो पूरी तरह डिसअपियर हो जाते हैं। जिसके बाद अब वो सुओ के ऊपर हमला करने के लिए अपने पंच का इस्तेमाल करना चालू करता है, पर अचानक सुओ ऊपर की तरफ जंप कर देता है और उसके अटैक को भी यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। और वो सुओ से कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि टाचिवाना आखिर तुम्हारे बारे में क्यों सोचती कि तुम इतने ज्यादा काबिल हो, पर बिल्कुल उसी समय पर मैं यहाँ पर तुम्हारी वीकनेसेस को भी देख सकता हूँ। और ये कहकर वो आसमान में कई सारे फायर बॉल्स को शूट करता है, पर जो सुओ था वो हर एक अटैक को डॉज करते हुए तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। पर अब जैसे ही वो बॉल्स नीचे आकर टकराती है तो वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा एयरपोर्ट लगभग पूरे से नर्क के अंदर कन्वर्ट तो हो ही चुका था। ये देखकर युसाकु को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुओ उस बड़े से गड्ढे के अंदर खड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल किसी नर्क के तालाब की तरह था, जिसके अंदर पूरे मैग्मा फैला हुआ था। और वो सुओ से आगे कहता है कि माना बिल्कुल सिमिलर होता है बेसिक फिजिकल एबिलिटी का, और अगर तुम किसी हंटर से लड़ाई करते हो तो जो माना होता है वो किसी फाउंडेशन की तरह सर्व करता है, और यही तो अंतर है तुम्हारे और मेरे अंदर। पर सुओ उसको टॉन्ट करते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि तुम पहले फॉर्मल इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, पर सच में जो तुम्हारी लेक्चर्स है वो काफी ज्यादा बोरिंग है, मैं तो सुनकर ही पक चुका हूँ। तुम बस थोड़े से बूढ़े हो चुके हो जिसके पास थोड़ा सा पूल ऑफ माना है, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज यहाँ पर बड़ाई करने के लिए तुम्हारे लिए काफी होगी। वो गुस्से में कहता है कि आखिर अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा। सो उसे आगे कहता है मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की जरा सी भी इच्छा नहीं है तो तुम फिर से अपने प्रेजेंट के अंदर वापस लौट सकते हो। फिर से वो उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जो माना का डिफरेंस है वो सच में काफी ज्यादा क्लियर है और अभी ये सच में मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये कहते हुए सो उसके ऊपर अपनी तलवार को घुमाते हुए अटैक करते हुए कहता है, और इस फैक्ट को समझते हुए वो यहाँ पर इस चीज की कोशिश कर रहा है कि उस बैटल की जो ड्रॉ आउट है उसे यहाँ पर समझ सके। और ये कहकर वो जैसे युसाकु के ऊपर हमला करता है वो अपनी एबिलिटी सुपर इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करता है और सो के इस अटैक को केवल अपने हाथ से यहाँ पर रोक लेता है। सो कहता है यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर तुम्हारे मेरे ऊपर हमला करने का जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है, और ये कहकर वो सो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर सो उसके अटैक को यहाँ पर डॉज करते हुए जल्दी से पीछे की तरफ भागते हुए आ जाता है और कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा नाइव हो। पर साथ ही वो आसपास देखते हुए सोचता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये चीज इतना ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होगी। ये सोचकर वो जल्दी से फेंसिंग के ऊपर जंप करते हुए वहां से भागना चालू कर देता है। ये देखकर युसाकु कहता है कि तुम इतना जल्दी खत्म हो गए कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। पर वो सोचता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने एरिया को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। और ये देखकर वो कहता है कि तुम तो ज्यादा जल्दी मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो, पर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भाग भी सकते हो। और ये कहकर वो सुओ का पीछा करना चालू कर देता है और सुओ काफी ज्यादा तेजी से आगे भागते हुए सोचता है। देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर प्लान कर रहा है कि वो जो ये डिस्टेंस है वो यहाँ पर उसको रिगेन कर सके, और क्या ये यहाँ पर मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जैसे युसाकु सुओ के काफी ज्यादा करीब आ जाता है वो जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर वहां से फिर से भागना चालू कर देता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ टैग खेलना चाहते हो, और वो देखता है कि वो फिर से अंदर की तरफ भागने लगा था। ये देखकर युसाकु फिर से काफी ज्यादा तेजी से पीछा करते हुए उसी की तरफ आ रहा था। अब सुओ एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और वो चीज को नोटिस करते हुए कहता है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। जैसे ये यहाँ पे मेरे पास आकर डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करेगा तो ये अपनी टफ बॉडी का इस्तेमाल करते हुए आगे आने वाली हर एक चीज को रोकेगा, और यही मेरे पास केवल एक लौता चांस है। और ये कहकर वो अपने मानव को रिलीज करना चालू करता है और उसे अपनी तलवार
के अंदर पोर करना चालू करते हुए कहता है कि जितना ही मेरा माना है मुझे सिंगल शॉट के अंदर उसे इस्तेमाल करना होगा। यूसाको अपनी फ्लेम्स को इस्तेमाल करते हुए कहता है लगता है कि तुम अपने आंखें बंद कर चुके हो। सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर राख में बदलने के लिए तैयार हो। पर सो अपने इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था जहाँ पर वो अपनी तलवार को लेकर पूरी तरह से तैयार था और वो कहता है कि वो अपनी हैबिट से बहुत बुरी तरीके से अनजान है कि जैसे ही वो मेरे कावसा तक करीब आएगा वो जल्दी से बिना कुछ भी सोचे समझे यहाँ पर जंप करेगा और वही समय होगा जब मैं डायरेक्टली उसके हेड के ऊपर यहाँ पर निशाना लगाऊंगा। और जैसे यूसाको उसके कावसा तक करीब आकर चिल्लाते हुए कहता है कि स्ट्रेंथ एक ब्लेसिंग होती है और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। पर वो उसके आगे कुछ बोल पाता उससे ही पहले वो महसूस करता है कि जो सुओ की तलवार थी वो उसके गले के ऊपर रखाई हुई थी और अचानक ही वहाँ वो खून की कावदार धार उछटती है और हमें पूरे में खून फैलता हुआ दिखाते हैं क्योंकि सुओ ने अपनी तलवार को काफी ज्यादा जोर से घुमाया था और जो यूसाको का सिर था वो उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा था। सुओ अब इस सब की वजह से पूरी तरह शांत हो चुका था और हमें आसमान में दिखाया जाता है कि जो उसकी तलवार थी वो भी यहाँ पर टूट चुकी है, पर जो यूसाको का सिर था वो बहुत दूर आकर गिरा था और अब वो यहाँ पर मारा जा चुका था। सुओ ने भी अपने काफी ज्यादा माना को इस्तेमाल कर लिया था और वो ये देख चुका था कि अब जो यूसाको है वो यहाँ पर मारा जा चुका है। वो बहुत बुरी तरीके से थकने की वजह से वहीं पर गिर जाता है, पर यहाँ पर उसकी यूसाको को मारने की वजह से एक ही बार में 7 से 8 लेवल अप हो चुकी थी। वो कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था और यहाँ पर साथ ही उसकी एक न्यू एबिलिटी भी मिल चुकी थी। फिर हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है कि जैसे उसने यूसाको को मारा था हमें आवाज आती है कि तुमने वो देखा, कि तुमने वो सुना, वो इंसान जो कि चुने नहीं गए हैं उनकी किस्मत यहाँ पर खत्म हो रही है। तो वो लड़का कहता है मुझे लगता है कि मुझे उसे बता देना चाहिए था कि आखिर मैं यहाँ पर क्या जानता हूँ। ये दोनों सिबलिंग्स थे जो कि एक पेड़ पर बैठकर दूर से ये सब देख रहे थे। वो लड़की कहती है कि यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए यहाँ पर जितने भी कचरा है हमें सबको पूरी तरह से फिल्टर करना होगा। तो लड़का कहता है कि सबके अलावा पर आखिर वो कौन है, वो काफी ज्यादा कमजोर जरूर है पर वो काफी ज्यादा सेंटर्ड है और जो उसका माना है वो काफी ज्यादा रिफाइंड है। इसके बाद अब वो लोग अपना हाथ पकड़कर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि अब हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, हम लोग बाद में जल्दी ही यहाँ पर जरूर आएंगे। और ये कहकर वो अपने माना का इस्तेमाल करते हुए उड़कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें ओकी के जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे में बिजली दौड़ रही थी और उस बिजली से जमीन पर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम लोग बिजली के शहर में आ चुके हों और ओकी अपनी ही बिजली को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रही थी और साथ ही वो कहती कि मुझे अपनी लाइटनिंग को कंट्रोल करना ही होगा जैसे कि कोई रस्सी हो। पर जितनी बार वो ऐसा करने की कोशिश करती है वो वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े धमाके के साथ खत्म हो जाती है। सो वो कहता है कि तुम इसे जितनी बार भी कोशिश करना चाहो वैसा कर सकती हो। ये सुनकर ओके उससे कहती है कि इसकी वजह से मैं यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकती हूँ और वो ये सब याद करते हुए लाइटनिंग स्ट्राइक दे रही थी जहाँ पर उसे सो की वो हंसी याद आ रही थी। उसने कहा था कि मैं बस ये सोच रहा हूँ, ये तो मैं वो नहीं हूँ जो कि ऐसा कह सकता हूँ। इसी चीज को याद करते हुए ओके कहती है कि मेरी जितनी भी लाइटनिंग है उन्हें मुझे एक ही स्पॉट पर फोकस करते हुए रिलीज करना होगा। पर वो ऐसा कर कर काफी ज्यादा थक चुकी थी और वो कहती कि मैं फिर से यहाँ पर फेल हो गई और उसने इस तरीके से ट्राई करते हुए सच में जमीन पर काफी ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे बना दिए थे। और अब वो एक रेस्ट लेती है जहाँ पर वो न्यूज सुन रही थी जहाँ पर पिछली रात हैनेडा एयरपोर्ट के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा था और वहाँ पर वो लोग उस हंटर से भी मिले थे जिसने प्राइम मिनिस्टर की जान बचाई थी और यूसाको को हराया था। और जैसे उसे ये पता चलता है कि वो सुओ है जो बताता है कि जैसे वो अवेकन हुआ था उसने अपने साथ 5 एबिलिटीज को अवेकन किया है और उसने अपने खुद की स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें बताई है। और वहाँ पर वो इंटरव्यू में उसके बारे में कई सारी ऐसी बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग ओकी के बारे में भी उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है। पर वो ये देखकर मुस्कुराना चालू कर देता है और हंसते हुए कहता है इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ओकी जैसे हंटर को ओवरटेक कर सकता हूँ, ऐसी किसी चीज के लिए अभी भी मुझे काफी लंबा समय लगने वाला है। ओकी को ये सुनकर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता है असल में वो यहाँ पर उसका बस मजाक उड़ा रहा था। इसी वजह से वो फिर से काफी ज्यादा गुस्से में ट्रेनिंग करना चालू करती है और कहती है कि मुझे अपनी लाइटनिंग को केवल एक ही जगह पर फोकस कर फिर से उसको शूट करना होगा। और ये कहकर वो अपने स्पीयर को लेकर फिर से प्रैक्टिस करना चालू कर देती है और कहती है कि कैसे भी कर आज मैं ये सब कर ही रहूंगी। जिसके बाद अब सीधे सीन शिफ्ट होने के बाद हमें एक अजीब तरीके की कल्ट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 5 से 6 लोग बैठे हुए थे और एक राउंड सर्कल के अंदर कई सारी चेयर लगी हुई थी और हमें उनमें से किसी की भी शक्ल इस तरीके से नहीं दिखाई जाती कि जिससे हम लोग ये बता सके कि आखिर असल में वो कौन है। इन लोगों ने यहाँ पर केवल मास्क पहने हुए हैं तो मैं केवल मास्क के हिसाब से इनको बोलूंगा, पर अगर कहीं गलती हो जाए तो मुझसे मत कहना। ड्रैगन मास्क गुस्से में कहती है क्या ये क्या समय है कि मैंने पहले ही मेंशन नहीं कर दिया था कि हम लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी आना है। टाइगर मास्क कहती है कि जो वो ट्विंस है उन्हें लगता है कि किसी तरीके की दिक्कत आ रही है। वुल्फ मास्क बताती है कि जो ट्विंस है उन लोगों ने काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत वाले इंसान को ढूंढ लिया है। उन्होंने बताया है कि उसका माना काफी ज्यादा रिफाइन है और यहाँ तक वो माना एनहेंसमेंट को भी इस्तेमाल कर सकता है। बर्ड मास्क कहता है कि और आखिर इन शब्दों के ऊपर हम लोग कब तक रिलाई करते रहेंगे ऐसे ही दुनिया का सफर करते हुए। और आखिर वो
वो ट्विंस आखिर अभी कहाँ पर है। तो वुल्फ मास्क कहती है कि मैंने उन लोगों को एक न्यू आइटम को टेस्ट करने के लिए वहाँ पर भेजा है जो कि उन लोगों को मिला था। ये सुनकर बर्ड मास्क कहता है कि मैं इस चीज को यहाँ पर पास करता हूँ, और भले ही वो एक मुसीबत खड़ी करने वाला इंसान हो या फिर ना हो, तो ये सच में एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात है, और अगर तुम उससे ज्यादा परेशान हो गए तो तुम्हें खुद जाकर उसे वहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। ड्रैगन मास्क कहती है कि चीज को 50 साल से भी ज्यादा हो गए है ना, कि जब से इंसानों को एक ऐसा इंसान मिला है जो कि मानव को काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हो। क्या वो केवल अब तक हम लोग नहीं थे जो कि चीज को रिफाइन कर सकते थे? और हाँ, यूसाकू भी उन लोगों में से ही एक था। 7 साल से ये सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी ही चलती आ रही थी, और इंसान उन फ्लड्स को रोकते हुए एक अलग ही तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। तो वुल्फ मास्क उससे कहता है कि तुम भी इसी के बारे में इसी तरीके से सोच रहे हो। तो वहाँ पर जो टोड मास्क बैठा हुआ था वो ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और वो आगे कहती है कि ये तब तक ठीक रहेगा जब तक हम लोग इस चीज के बारे में बात करते रहेंगे। और लोगों में एक अजीब सा मास्क पहने हुआ आदमी था जिसको समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर किस तरीके का मास्क है। वो कहता है कि मुझे काफी लंबा समय हो गया है, इसलिए कि अब मैं जाकर इस चीज को देख सकता हूँ, क्योंकि जो ईगल मास्क है उसको ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा मुसीबत वाली चीज है, इसलिए उसने वहाँ उसको जाने दिया। लायन मास्क कहता है कि हेड, अपने दिमाग को बदलो। वो कहता है कि इस चीज में दिक्कत क्या है, काफी सालों से यहाँ पे कुछ जरूरत से ज्यादा ही शांति है, और अगर इस चीज को साइड में रखो, तो वो जो सोर्ट्समैन है, और अगर जो ट्विंस ने कहा है वो पूरा सच है, तो वो हमारी दुनिया में केवल एक छोटी सी कमजोर सी जिंदगी के अलावा कुछ और नहीं है, और उसकी जो लिमिट्स है वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होकर हम ओकी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि अब इस चीज को 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जहाँ पर सुओ ने सारी की सारी टेंशन को ले लिया है। एक न्यू कमर जिसने 5 एबिलिटीज को अवेकन किया था, वो उससे कहती है ऐसा लगता है कि तुम पब्लिक इमेज को अपने लिए खुद ही क्रिएट करने में लगे हुए हो। सुओ कहता है कि लोग केवल वही देखते हैं जो कि वो देखना चाहते हैं, और जब तक मैं उन लोगों को एक अच्छा इंप्रेशन देता रहूंगा, और जब तक मैं शुरुआत से ही उन्हें काफी अच्छा इंप्रेशन देता रहूंगा, वो लोग खुद से ही उन खाली पन्नों को भर देंगे जो कि पहले से ही खाली है। और इस सब के अलावा क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है, इसलिए प्लीज अपने थॉट्स को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करो, और इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि सच में ये चीज जरूरी है भी या फिर नहीं। टाचिवा ने काफी गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल्स इस कंट्री के लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा है, उन लोगों को रोकना जरूरी है। तो सो बड़े ही आराम से चाय पीते हुए कहता है, पर क्या ये सच में इतना ज्यादा जरूरी है? वो कहती है कि एक ऐसे इंसान के लिए जो कि हंटर कंट्रोल यूनिट से है, हाँ, और कि ये कोई एक ऐसी चीज है जिसको तुम यहाँ पर रिकवर करना चाहते हो, और तुमने हमारा पीछा किया और एक ऐसे इंसान को पकड़ लिया जो कि माकी को कनेक्ट था, और इसके अलावा तुम पहले ये चीज को प्रूव कर चुके हो सारे एविडेंस हम लोगों के सामने रखकर, इसलिए इस चीज का हमारे ऊपर जरा सा भी प्रेशर नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे ऊपर इस चीज का कोई प्रेशर डालना चाहती हूँ। पर मुझे सच में ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगेगी अगर तुम हंटर कंट्रोल यूनिट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो। हम लोग तुम्हें जितना हो सकेगा उतने तुम्हारे फ्यूचर को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तक तुम्हें इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही वो सोच और भी कई सारी ऐसी चीजें कहती है जहाँ पर वो उसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो हंटर कंट्रोल यूनिट को यहाँ पर ज्वाइन कर ले। फिर वो उसे आगे कहती है, तो बताओ अगर तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। पर अचानक उसके दिमाग में ये चीज ट्रिगर करती है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि सो ने रियू की जो डेडली पॉइजन वाली हैंड की एबिलिटी थी उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया था, और साथ ही चश्मे वाले लड़के की डेड हैंड एबिलिटी को भी इस्तेमाल किया था। और इस चीज को समझने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए सो से कहती कि मुझसे ये मत कहना कि तुम दूसरे लोगों की एबिलिटीज को चुरा सकते हो। पर ये सुनते ही वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए उससे कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हारी सच में नजर कुछ जरूरत से ज्यादा ही शार्प है, इसी वजह से अब शायद तुम ये समझ सकती हो कि मुझे समझाने में ये चीज काफी ज्यादा दिक्कत क्यों देती है, और तुम भी कोई ऐसा इंसान तो नहीं चाहोगी ना। मैंने बिल्कुल सही कहा। पर वो अभी भी काफी ज्यादा हैरान थी, और वो कहती कि ये सच में किसी और की एबिलिटी को भी चुरा सकता है, पर आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। सो आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत इस चीज को समझने के लिए शुक्रिया, पर मेरी दूसरी जगह पर अपॉइंटमेंट है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है तो टाचिवा ने काफी ज्यादा घबरा जाती है, और वो आगे कहता है कि मैं आगे चलकर भी तुम्हारे साथ काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद अब वो वहाँ से निकल चुका था। इसके बाद हमें उसके स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जो कि लेवल 28 पर था, जहाँ पर जो उसका मन और एंडोरेंस था वो दोनों ही 135 पर थे। सो इसके बारे में बताता है कि रिजल्ट सोल पिल को लगातार खाने की वजह से मैं बिना अपनी लेवल अप करे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा हूँ, और उसके पास यहाँ पर 6 एबिलिटी स्किल्स थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। पर अभी भी सो के जो एक्सिक्यूशनर के इनहेरिट्स थे उनके बारे में समझ में नहीं आ रहा था कि जो इनहेरिट्स है उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, या शायद उसके लिए यही एक काफी ज्यादा बड़ा रीजन हो सकता है। और वो ये सब एरी के साइड में बैठा हुआ सोच रहा था। एरी जैसे उसे आवाज देती है जब वो उठ चुकी थी, सो उसे कहता है तो आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो कहती है कि हाल ही में मुझे कई सारे टेस्ट देने पड़ रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि जो मेरी मान एलर्जी है वो यहाँ पर क्योर हो रही है। सो वो कहता है, और क्या ये सब उस फ्लड की वजह से हो रहा है? वो कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब से वो दिन हुआ है मेरी हीलिंग की एबिलिटी वो पहले से काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। ये सुनकर वो कहता है कि इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। सो ये सुनकर कहता है, लगता है कि अब तुम्हें और सोल पिल्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पर वो कहती है कि रुक जाओ, मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। सो ये सारी मुझे दे दो। और ये कहकर वो जल्दी से बहुत सारी पिल्स एक ही बार में मुट्ठी भरकर खा लेती है। ये देखकर सो कहता है कि अगर रिन यहाँ पर होता और तुम इतना ज्यादा एनर्जेटिक देखता तो सच में काफी ज्यादा खुश होता। जिसके बाद वो उससे आगे पूछता है कि तुम्हें इसके अलावा कुछ और चाहिए। तो वो थोड़ा सा सोचने के बाद उससे कहती है कि एक्चुअली असल में मैं भी एक हंटर बनना चाहती हूँ। तो ये सुनकर
थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो वो कहती है इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो दुनिया जिसके बारे में मेरा भाई सपने देखा करता था उसे मैं अपनी खुद की आंखों के साथ देखना चाहती हूँ।